recording is started for all of you. I'll be sending you the recordings also. So हम जो आज करेंगे उसमें डेफिनेशंस में क्या है, हमको ऑप्शन भी मिलने वाले हैं एग्जाम में. So हम लोग पॉइंटर्स पे ही ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे. So I'll start sharing my PPT first. Okay. So can everyone see the PPT now? आप लोग टाइप करें मैसेज तो मैं देख लेती हूँ. Yes. Okay. Thank you so much. Can you make this PPT presentation, ma'am? Yeah, slideshow. So the first is we have to know about acupuncture point. तो acupuncture point के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी है, जिसमें से हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, वो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि एक्यूपंक्चर पॉइंट है क्या. तो एक्यूपंक्चर पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑन द बॉडी. तो आपको ये याद रखना है कि एक्यूपंक्चर पॉइंट के लिए अगर हमको ऑप्शन दिया है, 3-4 ऑप्शन दिया है, और जनरली ऑप्शन में होता है कि हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है या लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है. तो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक्यूपंक्चर पॉइंट पे लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, आपको ये याद रखना है. कौन सहिता मैम, कैन यू म्यूट एवरीवन? राइट. सो लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब भी हम उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो जो एक्यूपंक्चर पॉइंट होगा उस पे इलेक्ट्रिक का जो झटका है वो जोर से लगता है, इसलिए उसको हम लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं. तो एक्यूपंक्चर पॉइंट के बारे में आपको ये याद रखना है कि इट इज अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. सेकेंड थिंग इज आपको याद रखना है कि इट इज समथिंग लाइक अ डिप्रेशन ऑन द स्किन, and with the help of the machine we can find out those points. तो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो स्किन पे होते हैं. और स्किन पे किस जगह पे होते हैं, जहां पर थोड़ा सा खड्डा जैसा होता है, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, और मशीन की हेल्प से हम इन पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं. तो स्किन पे आपको एक तो याद रखना है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ होते हैं, तो स्किन पे होते हैं. स्किन पे कौन सी जगह पे होते हैं, जहां पर डिप्रेशन होता है. और तीसरी चीज की मशीन से हम इनको फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे जो टिक करने वाले आंसर्स हैं उसमें हमको एक चीज याद रखनी है कि एक्यूपंक्चर पॉइंट लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है बॉडी पे. दूसरा, ये पॉइंट वहां होते हैं जहां पे खड्डा होता है, मतलब जहां पे डिप्रेशन होता है स्किन पे, वहां पर ये पॉइंट आए होते हैं. थर्ड चीज ये है कि जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है वो they give us a feeling of altered resonance. ये भी बहुत जगह पूछा गया है कि acupuncture point will give feeling of altered resonance when tapped and heard by stethoscope. इसका मतलब ये है कि जब स्टेथोस्कोप को लेके और हम एक्यूप्रेशर पॉइंट जहां पर है वहां पर अगर हम लोग टैप करेंगे, टैप का मतलब है कि ऐसा हम लोग खटखट उसको उंगली से या हाथ से अगर हम वहां पर टैपिंग करते हैं तो वहां पर आवाज अलग सुनाई देता है कंपेयर टू वो जगह जहां पर एक्यूपंक्चर पॉइंट नहीं है. तो अल्टर रिसोनेंस मतलब सिमिलर वॉइस नहीं आता है, अलग सा आवाज आता है, इसलिए उसको बोलते हैं अल्टर्ड रिसोनेंस. तो एक्यूपंक्चर पॉइंट के लिए आपको याद रखना है कि वो लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का है. आपको ये याद रखना है कि एक्यूपंक्चर पॉइंट जो है वो स्किन में जहां पर डिप्रेशन होता है वहां पर एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं. तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जहां पर भी एक्यूपंक्चर पॉइंट होगा वहां पर अल्टर्ड रिसोनेंस होगा. अल्टर्ड रिसोनेंस का मतलब है कि आवाज अलग सुनाई देगी, एक्यूपंक्चर पॉइंट पे अलग सुनाई देगी और जहां पर एक्यूपंक्चर पॉइंट नहीं होगा वहां पे अलग तरह की आवाज सुनाई देगी. So you have to remember this word altered resonance. Again, आगे histopathology, the cellular layer is dense in that area. अभी हम एक्यूपंक्चर पॉइंट की बात कर रहे हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकली जब हम बोलते हैं तो हिस्टोपैथोलॉजिकली होता है कि हम किसी भी टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसको जो टेस्टिंग में देते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं. तो हिस्टोपैथोलॉजिकली का टिश्यू को जहां पर एक्यूपंक्चर पॉइंट है वहां का टिश्यू को अगर हम लोग उसका जो एग्जामिनेशन करते हैं तो सेल्यूलर लेयर, सेल लेवल जो है सेल्यूलर लेयर वहां पर डेंस होता है.
और थिकनेस जो होती है एक्यूपंक्चर पॉइंट की वो बहुत कम होती है। आपको ये याद रखना है कि थिकनेस, स्किन की थिकनेस लेस है और सेल्यूलर लेयर डेंस है, तो स्किन की थिकनेस लेस होती है, इसलिए वहां पर झटका, जो इलेक्ट्रिक का झटका है वो जोर से लग रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो इट इज अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सेल्यूलर लेयर इज डेंस at the acupuncture point, but the thickness of skin is less. ये आपको याद रखना है। Body acupuncture point lie in the tendon and muscular region deep below the skin surface. तो आपको ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि एक्यूपंक्चर पॉइंट कहाँ पर होते हैं, तो टेंडन एंड मस्कुलर रीजन में होते हैं, जहां पर स्किन के नीचे। तो एक्यूपंक्चर पॉइंट के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, पॉइंटर्स लिखो। लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक चीज हो गई कि एक्यूपंक्चर पॉइंट लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का है। दूसरी चीज ये हो गई कि एक्यूपंक्चर पॉइंट वो एक डिप्रेशन जैसा है ऑन द स्किन, स्किन पे इट इज लाइक अ डिप्रेशन ऑन द स्किन। थर्ड चीज आपको जो इसके लिए याद रखनी है वो है अल्टर्ड रिसोनेंस। जो ये पेज पे हम जितना पढ़ रहे हैं उतना आपको याद हो गया तो आपके 2 मार्क्स आ गए, तो आपको मार्क्स के हिसाब से तैयारी करनी है। तो आपका क्या याद रखना है, अल्टर्ड रिसोनेंस है, सेम आवाज नहीं आएगा, अल्टर्ड रिसोनेंस। चौथी चीज ये है कि सेल्यूलर लेवल डेंस है। पांचवी चीज ये है कि स्किन की थिकनेस वहां पर ज्यादा है, स्किन थिक है। और पांचवी चीज आपको याद रखनी है कि ये टेंडन एंड मस्कुलर रीजन में होते हैं बिलो द स्किन। सो दिस इज अबाउट द एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। सरिता मैम, नेक्स्ट स्लाइड, इट्स नॉट गोइंग। Just give me 1 minute. Then meridian. So now we have learned about the acupuncture point, and this acupuncture point कहाँ पर होते हैं, ये acupuncture point जो है वो meridian पे होते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि meridian कहाँ पर है और meridian क्या है। तो meridian is a pathway of energy, that is the हमारा जो प्राण ऊर्जा है उसके जो रास्ते हैं, पाथवे। तो मेरिडियन क्या है, पाथवे ऑफ एनर्जी, जिसको बोला जाता है ची। इसको चाइनीज में बोलते हैं ची, कोरियन में बोलते हैं की, हमारे आयुर्वेद में और इंडिया में उसको कहा जाता है प्राण, होम्योपैथी में इसको कहा जाता है वाइटल फोर्स, रेकी में इसी को कहा जाता है की। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आ रहा है लाइक मेरिडियन क्या है, उसमें ऑप्शन में आ सकता है इट इज प्राण, वाइटल फोर्स, की, ची। अगर सभी चीजें हैं तो ऑल आंसर उसमें ऑल आएगा। या तो उसमें क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मेरिडियन में जो फ्लो हो रहा है उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, तो यू कैन जस्ट आंसर इट कि आयुर्वेद में इट इज कॉल्ड एज प्राण। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज मेरिडियन में फ्लो हो रही है वो इंडियन उसमें क्या बोला जाता है उसको, देन ऑल्सो यू कैन टिक प्राण। अगर क्वेश्चन है कि होम्योपैथी में उसको क्या बोला जाता है जो मेरिडियन में फ्लो हो रहा है, तो उसका नाम है वाइटल फोर्स, रैकी में उसको बोलते हैं ची। तो ये रास्ते हैं, मेरिडियन वो रास्ते हैं जिसमें कि प्राण ऊर्जा, हमारी जो बायो एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है, वो फ्लो होती है, उसके रास्ते को हम मेरिडियन बोलते हैं। और ये लाइक अ पाइपलाइन है जिससे कि पूरे बॉडी में एनर्जी फ्लो होता है। So it is a pathway or channel, something like a pipeline through which the energy flows into the body. So you can have different types of a question into this. तो पहला ऐसा भी हो सकता है कि मेरिडियन क्या है, तो पाथवे ऑफ एनर्जी है या पाथवे ऑफ फूड है या पाथवे ऑफ ब्लड है, इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मेरिडियन इज अ पाथवे ऑफ ची, ची का ये जो है वो उसका पाथवे है। सेकेंड, मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज अ पाइपलाइन थ्रू विच द एनर्जी फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। थर्ड के इसको इंडियन लैंग्वेज में या आयुर्वेद में प्राण कहते हैं, होम्योपैथी में वाइटल फोर्स, रैकी में इसको की जो बोल रहे हैं, सो जापानीज लैंग्वेज या कोरियन लैंग्वेज में इसको की के नाम से बोला जाता है।
मेरिडियन इज नॉट अ इमेजिनरी पाथवे, इट कैन बी ट्रेस्ड। सो यहाँ पर ये भी तुमको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि मेरिडियन इज नॉट एन इमेजिनरी पाथवे, इट कैन बी ट्रेस्ड। तो मेरिडियन कैन बी ट्रेस्ड या नॉट ट्रेस्ड, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मेरिडियन इमेजिनरी लाइन नहीं है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से उसको चेक कर रहे हैं और स्टेथोस्कोप लगा के जब हम उसको टैप करते हैं तो हम उसको सुन सकते हैं। जहां पर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, जहां पे मेरिडियन पॉइंट्स है, वहां पर अलग आवाज आता है, इसलिए हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इट कैन बी ट्रेस्ड। तो ये याद रखना है कि मेरिडियन कोई इमेजिनरी रास्ता नहीं है, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। The channel can be traced and it is deep being a highly skilled technique. Highly skilled technique है, लेकिन हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। It can be reached through exact location, correct depth with the exact selection of acupoint. तो हम जो acupuncture points है या meridian है, उसके exact location तक जा सकते हैं, correct depth तक जा सकते हैं, और हम exact selection of acupuncture points को कर सकते हैं। The depth of the meridian varies from person to person. और ये भी हमको ध्यान रखना है कि मेरिडियन का जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो पर्सन टू पर्सन जो है वो अलग होगी, क्योंकि कोई मोटा है, कोई पतला है, तो आपको उसका जो डेप्थ है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। तो मेरिडियन के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? मेरिडियन के लिए आपको याद रखना है कि इट इज अ पाथवे ऑफ ची। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि वो एक पाइपलाइन जैसा है जिससे एनर्जी फ्लो करती है। थर्ड चीज है कि इंडियन उसमें और आयुर्वेद में इट इज कॉल्ड एज प्राण, उसको प्राण कहा जाता है। फोर्थ थिंग इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइटल फोर्स, इसका नाम वाइटल फोर्स भी है, इसका नाम ची या की भी है। और ये इमेजिनरी नहीं है, इसको ट्रेस किया जा सकता है। इसके एग्जैक्ट लोकेशन, डेप्थ और एग्जैक्ट पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं। और डेप्थ ऑफ द मेरिडियन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो डेप्थ एक नहीं रहेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। सो एक्यूपंक्चर पॉइंट क्या है, मेरिडियन पॉइंट क्या है, ये हमने देखा है। सो देयर आर 14, अब ये मेरिडियन जो है, रास्ते हैं, ये हमारे बॉडी में कितने हैं? तो देयर आर 14 मेन मेरिडियंस इन आवर बॉडी। अच्छा, यहाँ पर पीपीटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 14 मेन मेरिडियंस इन आवर बॉडी, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में 12 या 16 या 20 या इस तरह के नंबर आते हैं, तो ऑप्शन में आपको 12 करने हैं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो 12 मेरिडियन ऐसी है जो पैड मेरिडियन है। तो अगर ऐसा लिखा जाए कि डी और रेन के साथ कितनी है, तब आपका 14 मेरिडियन आएगा, एंड विदाउट डी एंड रेन चैनल होगा तो 12 आंसर आएगा। अगर जनरली सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मेन मेरिडियंस, तो 14 पे टिक नहीं करना है, आपको 12 पे टिक करना है। अगर विद डी एंड रेन पूछा गया है तो ही 14 पे आपको टिक करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और नहीं है जो आप नोट कर सकते हो कि आपके बॉडी में कितने मेरिडियन है with Leo connection। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, I'm repeating myself, if the question is how many meridians are there with Leo connecting meridians, अगर Leo connecting meridians के साथ total meridian in the body पूछा है, तो तब आपको 27 है उसका आंसर। आप इसको लिख लीजिए, you please write it down that all meridian including the main meridian and the Leo connecting meridian, total number is 27. If you are asked only main meridians without DU and REN, then it is 12. अगर मेन मेरिडियन में आपको पूछा है कि DU and REN के साथ कितने हैं, थोड़ा स्लो और वापस एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, क्योंकि नेट चला गया था। ठीक है, वापस रिपीट करती हूँ। आपके मेरिडियन में जो क्वेश्चन आएगा, मेरिडियन में मेन मेरिडियन पूछा है आपको तो 12 लिखना है। मेन मेरिडियन विद DU and REN पूछा है तो 14 मेरिडियंस आएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरिडियन विथ लियो कनेक्शंस पूछा है, ऑल मेरिडियंस इन द बॉडी विथ लियो कनेक्शन पूछा है, तो उसका आंसर 27 आएगा, जो बहुत रेयर क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है, लेकिन कहीं एक दो जगह पूछा है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर मेरिडियन विथ लियो कनेक्शंस बताया है तो उसका आंसर 27 होगा, ठीक है। सो आपके बॉडी के, और इसमें जो हमारे 12 मेन मेरिडियन है वो पैड मेरिडियन है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने पैर मेरिडियन है।
पैर मतलब जो लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है उनको पैर मेरिडियन बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में 12 पैर मेरिडियन है, टोटल 6, सॉरी 12 है इसलिए 6 पैर मेरिडियन बोलेंगे। 6 पैर मेरिडियन, ध्यान से सुन लो, पैर मेरिडियन 6 है, उनका नंबर 12 है लेकिन 6 पैर बनेंगे उसके, तब 12 मेरिडियन होती है ना। तो 6 पैर ऑफ मेरिडियंस आपके पास है, 2 मेरिडियन अनपेयर्ड है। ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो अगर आपको पैर मेरिडियन पूछा है तो 6 पे आपको टिक लगाना है, आंसर देना है। अगर आपको अनपेयर्ड मेरिडियन पूछा है तो 2 है जिसका नाम डीयू एंड रेन मेरिडियन है, या जिसको हम जीवी या सीवी मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। 2 अनपेयर्ड मेरिडियन जिनका नाम डीयू एंड रेन मेरिडियन है, या उसको जीवी या सीवी मेरिडियन भी बोल सकते हैं। सो आपका मेन मेरिडियन 12 मेन मेरिडियन है, प्लस 2 अगर डीयू और रेन को हम गिनते हैं तो 14 मेरिडियन होते हैं विद डीयू एंड रेन। 6 हमारी पैर मेरिडियन है, जोड़ियों में जो मेरिडियन है, जोड़ियों में जो जोड़ी, पैर मतलब जोड़ी, तो जोड़ी में जो मेरिडियन है वो 6 मेरिडियन जोड़ी में है इसलिए 12 होती है, वो पैर्ड मेरिडियन है। 2 अनपेयर्ड मेरिडियन है, अनपेयर्ड मेरिडियन मतलब माने कि जिनके पैर नहीं है, डीयू एंड रेन। और हमारा 361 पॉइंट्स प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हमारे हैं वो 361 है, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं। और क्या जानना जरूरी है कि पॉइंट्स हैव नंबर एंड नेम स्टैंडर्डाइज्ड बाय WHO, जैसे कि सारे मेरिडियन के नाम है और उनके पॉइंट्स भी है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है सेंजोय, जिसको 3 इंग जंक्शन मतलब SP6 बोला गया है। तो जनरली आपको यहाँ पर नंबरिंग से ही मोस्टली पूछा गया है, लेकिन फिर भी ये जानकारी के लिए है कि सेंजो मेरिडियन को 3 इंग जंक्शन भी बोला जाता है। और 3 इंग जंक्शन मतलब 3 इंग जंक्शन इसलिए बोला गया है कि 3 इंग मेरिडियन जो है वो यहाँ पर मिलती है, इसलिए इसको 3 इंग जंक्शन बोला गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 3 इंग मेरिडियन जो जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट का नाम क्या है। 3 इंग मेरिडियंस मीट एट वन सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज स्प्लीन 6। तो 3 आपकी इंग साइड की मेरिडियन, और वो भी पैर में, कहां पर, पैर में है SP6। तो आपकी 3 इंग मेरिडियन पैर में जहां पर मिलती है, इन द लेग्स जहां पर मिलती है, फिर ये फेंची है, दैट इज पूल ऑफ इवल विंड, दैट इज गॉल ब्लैडर 20। तो यहाँ जहां पर भी फेंग आता है, फेंग का मतलब ये है कि वहां पर विंड उस पॉइंट में ज्यादा होती है, तो विंड एनर्जी, ची जो है वो एनर्जी है, तो फेंची जो है दैट इज गॉल ब्लैडर 20। इसी तरह से यहाँ पर यिंगजांग है, वेलकम टू द स्मेल, तो स्मेल के लिए जो है वो Li20 है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है कि पॉइंट्स के अपने नाम भी है और उसके नंबर भी हैं। आपको जनरली नंबर याद रखने हैं। आपको यहाँ पर इस वाली स्लाइड में से जो आपको लिखना है, मेन पॉइंटर्स जो आपको लिखने हैं वो ये है कि आपके 12 मेन मेरिडियन है, विद डीयू एंड रेन आपके 14 मेन मेरिडियन है, विदाउट रेन एंड डीयू, विदाउट सीवी एंड जीवी 12 है, विद सीवी एंड जीवी दैट इज विद डीयू एंड रेन हमारे टोटल 14 मेरिडियन है। और यहाँ पर आपको ये भी है कि ऑन ईच मेरिडियन देयर आर सेवरल माइन्यूट डिप्रेशन कॉल्ड एक्यू पॉइंट्स, जो हमने आगे बात की कि जो मेरिडियंस है उस पे डिप्रेशंस है, खड्डे जैसा है, वहां पर जो पॉइंट्स है उनको एक्यू पॉइंट्स कहते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो 361 पॉइंट्स हैं। अच्छा, इस स्लाइड में मैं चेंज करूंगी, 6 पैर मेरिडियन नहीं है, हमारे 12 पैर मेरिडियन ही है, क्योंकि सारे जो 12 के 12 है वो लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। So I'll make a change into this PPT with this PDF before sending to you. Sarita ma'am, you have to make this changes. That is क्योंकि हमारे 12 मेरिडियन है जो लेफ्ट साइड भी है और 12 मेरिडियन बॉडी के हैं जो राइट साइड भी है। तो जो मैं पहले बोल रही थी वही करेक्ट है। There are 12 पैर मेरिडियन, 6 पैर मेरिडियन नहीं है। 6 तो इंग है हमारे, 6 यांग है, लेकिन टोटल मेरिडियन की जो हम बात करेंगे तो टोटल हमारे 12 मेरिडियन है, जो 12 मेरिडियन हमारे लेफ्ट साइड भी है, 12 मेरिडियन हमारे राइट साइड भी है। और जो डीयू और रेन है
ये अनपेड है। अनपेड मतलब इसका लेफ्ट राइट में नहीं है क्योंकि ये सेंटर लाइन में है। रेन मेरिडियन जिसको सीवी मेरिडियन भी कहते हैं, रिपीट कर रही हूँ, रेन मेरिडियन जिसको सीवी मेरिडियन भी कहते हैं, ये हमारे फ्रंट की मिडल लाइन है। फ्रंट मिडल लाइन सीवी या रेन मेरिडियन कहते हैं, और बैक की मिडल लाइन जो है इसको डीयू मेरिडियन बोलते हैं या जीवी मेरिडियन। गवर्निंग वेसल है इसलिए जीवी मेरिडियन। जीवी और डीयू का एक ही मतलब है, रेन और सीवी माने कंसेप्शनल वेसल मेरिडियन, इसका एक ही मीनिंग है। कंसेप्शनल वेसल मेरिडियन का ही नाम रेन मेरिडियन है। गवर्निंग वेसल मेरिडियन जो है, गवर्निंग वेसल मेरिडियन, उसी का नाम डीयू मेरिडियन है। तो 12 मेरिडियन हमारी जो मेन मेरिडियन है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में भी है, राइट साइड में भी है। डीयू और रेन मेरिडियन जो है, जो जीवी और सीवी मेरिडियन है, वो हमारी अनपेड है क्योंकि वो सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी है। हेलो या मैम, ये जो नोट्स है मेरिडियन वगैरह के, ये हिंदी में तो मराठी में नहीं मिलेंगे क्या? थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ कि आप इसको साथ साथ में लिखते रहे, और हम आराम से कर रहे हैं, इसीलिए मैं कोशिश ओके। करूंगी, है ना। हाँ हाँ। What actually are body's meridian line? To put it simply, they are energy network of the body. The lines are channel by which our energy flows, thus transporting said energy throughout the body. मेरिडियन लाइन हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी की जो प्राण ऊर्जा है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, उन लाइंस को हम जो है वो मेरिडियन कहते हैं, और ये इसका दे क्रिएट एन एनर्जी नेटवर्क ऑफ द बॉडी। तो मेरिडियन के लिए आपको ये याद रखना है कि they are energy network of the body. Our life energy also known as chi और ki, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसी को chi या बोलते हैं, या की बोलते हैं, या प्राण बोलते हैं, या वाइटल फोर्स बोलते हैं। Can you unmute everyone? So इसको, और कोई भी ब्लॉकेज अगर हमारे सिस्टम में आता है तो यहाँ पर कैन बी कॉज बाय स्ट्रेस, बैड डाइट, ड्रग, अल्कोहल अब्यूज, इंजरी, ट्रामा एक्सेट्रा, कैन बी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ ऑल हेल्थ इश्यूज। और मेरिडियन से हम हमारे बॉडी में एक होमोस्टेटस क्रिएट करते हैं। ये भी कई जगह आता है कि मेरिडियन से हम बॉडी में कर क्या रहे हैं, तो होमोस्टेटस यानी कि अ स्टेट ऑफ बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं हम। मेरिडियन पे ट्रीट करने से, मेरिडियन पॉइंट पे ट्रीट करने से हम होमोस्टेटस बॉडी का मेंटेन करते हैं। अभी यहाँ पर इस वाली स्लाइड में जो है, इसमें का एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको ध्यान से देखें आप। ची फ्लोज इन प्रिसाइज मैनर थ्रू 12 रेगुलर मेरिडियन और चैनल, जो हमने पहले बात की कि 12 रेगुलर मेरिडियन या चैनल है जिससे कि ची हमारे बॉडी में फ्लो होती है। अब इनका जो रास्ता है ना, वो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट ची फ्लोज फ्रॉम द चेस्ट एरिया अलोंग द 3 इंच चैनल। तो जो हम इसमें 4 में इसको डिवाइड किया है, पहले 3 आर्म की, हाथ की 3 इंच चैनल है। तो हाथ की इंच, जिनको जो सुजोग है प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको जो है वो इजीली इनको पता होता है कि इंच चैनल हाथ की कौन सी है। तो सुजोग की लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो जो 3 इंच चैनल चेस्ट एरिया में है, दैट इज AIE, यानी कि लंग, पेरिकार्डियम और हार्ट जो है वो हैंड्स में है। एक मिनट, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम सुजोग? कितने लोग ऐसे हैं जो सुजोग से नहीं है यहाँ पर? मैं नहीं हूँ, मैं सुजोग में, मैं अच्छा, नहीं हूँ। भव्या इज नॉट देयर। एनीवन एल्स जो सुजोग में नहीं है? थोड़ा सुजोग से अंडरस्टैंड करवाऊंगी तो जो सुजोग वाले हैं उनको जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए पूछ रही हूँ। ओके, वी विल कंटिन्यू। सो यहाँ पर ऑलरेडी जो मेन मेरिडियन के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको फ्लो ऑफ मेरिडियंस पता होने चाहिए। तो लंग, पेरिकार्डियम और हार्ट है वो चेस्ट एरिया फ्लोज फ्रॉम, कहाँ से फ्लो होते हैं? तो चेस्ट एरिया से फ्लो होते हैं और पेरिफेरी में जाते हैं। पेरिफेरी मतलब आपके जो हाथ की हथेली या पैर के पंजे हैं, इनको पेरिफेरी बोलेंगे, और बॉडी के सेंटर को हम सेंटर बोलते हैं। तो ये जो 3 मेरिडियन, इंग मेरिडियन है, लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट जो है,
ये फ्लो करते हैं फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी, ये फ्लो कर रहे हैं। तो सेंटर इज चेस्ट, चेस्ट से ये पेरिफेरी मतलब हाथ की उंगलियों तक जा रहे हैं, लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट। there they connect with 3 paired arm yang channel। और फिर वहां जब ये पहुंचते हैं हाथ की उंगलियों पे, तो वहां पर ये अपने और 3 यांग चैनल से मिलते हैं जो इनकी जोड़ियां हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, सैंजियो को ट्रिपल वार्मर भी कई जगह पे सैंजियो जब आप पढ़ोगे तो सैंजियो इज 3 कैविटी का नाम होता है, 3 कैविटी सैंजियो। तो आपको कहीं पे सैंजियो मिलेगा, कहीं पे ट्रिपल वार्मर मिलेगा, कहीं पे ट्रिपल बर्नर मिलेगा। ये सारे एक ही मेरिडियन के नाम है, सैंजियो मेरिडियन के ही नाम ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है, ट्रिपल बर्नर मेरिडियन है, तो ये कहीं पे भी आता है, ये ट्रिपल हीटर मेरिडियन है। तो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट सैंजियो मेरिडियन। तो जो ये 3 चेस्ट में से जो इंग मेरिडियन आई थी पेरिफेरी में, मतलब उंगलियों तक आई थी, लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट, ये मिलती है अपने 3 यांग मेरिडियन से, लार्ज इंटेस्टाइन, सैंजियो मेरिडियन और स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और फिर ये सर की तरफ जाती है। तो फ्लो अपवर्ड्स टू द हेड। सो दिस 3 पैड आर्म यांग चैनल्स जो है वो यहाँ पे मिल रही है अपनी पैर को, लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट। ये कहाँ मिल रही है, किसको मिल रही है, अपने यांग चैनल को मिल रही है, लार्ज इंटेस्टाइन, सैंजियो एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन, सैंजियो और स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर सिर की तरफ जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि लंग, पेरिकार्डियम एंड हार्ट ये हाथ की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से हाथ की तरफ, सेंटर ऑफ द बॉडी से हाथ की तरफ आ रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हाथ, हैंड की तरफ आ रहे हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन, सैंजियो एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन जो है वो हाथों की उंगलियों से होते हुए, वो स्टार्ट हाथों की उंगलियों पे हो रहे हैं और फिर सर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो फ्लो ऑफ मेरिडियंस जानना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे, इन द हेड दे कनेक्ट विद देयर 3 करस्पॉन्डिंग लेग यांग चैनल। उसके बाद उनके जो करस्पॉन्डिंग लेग चैनल है, सो हेड से जो फुट में जाती हैं, सर से जो पैर के तलवे, सर से जो पैर के तलवे तक में जो यांग चैनल जाती है वो 3 है, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के लिए जनरली सिर्फ ब्लैडर लिखा जाता है, तो अगर ओनली ब्लैडर लिखा है तो उसका मतलब वो यूरिनरी ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर होगा तो वहां पे गॉल ब्लैडर लिखा जाएगा। तो जो सर से शुरू होके और पैर के तलवे तक में जो मेरिडियन, 3 यांग मेरिडियन जाती है, उनका नाम है स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। Feet, in the feet they connect with the corresponding leg ing channel। तो पैर की 3 ing channel जो है उनका नाम है spleen, liver and kidney, and flow again to the chest to complete the cycle। तो पैर की 3 ing channel जो है वो spleen, liver और kidney है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इस वाली स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि हमारे जो 12 रेगुलर मेरिडियन है उनका फ्लो चेस्ट से लेके आर्म तक जो जा रहा है, चेस्ट से लेके हाथ तक, हाथ आर्म मतलब हाथ तक, हाथ की उंगलियों तक, तो चेस्ट से लेके जो हाथों की उंगलियों तक जा रहा है वो है लंग मेरिडियन, पेरिकार्डियम और हार्ट। और हमारे जो हाथ की दूसरी 3 मेरिडियन है वो कहाँ जा रही है, वो फ्लो हो रही है उंगलियों से और ऊपर सर की तरफ। उंगलियों से और सर की तरफ जो जा रही है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारे 3 पैर की जो यांग चैनल है जो हमारा सर से शुरू होती है और पैरों की तरफ जाती है, वो है स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर। और फीट में जो 3 हमारी इंग मेरिडियन है और जो पैरों से के अंगूठे या पैरों की उंगलियों से शुरू होके और ऊपर की तरफ जा रही है, वो स्प्लीन, लिवर और किडनी है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? जो लोग सुजोग कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा, क्योंकि हाथ में से हमने कई बार देखा है मेरिडियन कहाँ से कहाँ जाती है, तो शायद उनके लिए इजी होगा। जो सुजोग नहीं जानते हैं वो इन पिक्चर्स को एक बार देख ले। तो यहाँ पर ये लंग मेरिडियन जो आपने देखी है
वो लंग मेरिडियन जो है वो सेंटर से और उंगली की और आपके जो पेरिफेरी में, सेंटर से लेके पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब आपके जो हाथ और पैर है बाहर की तरफ जो चीज आती है वो पेरिफेरी कहते हैं। तो लंग जो है वो सेंटर से पेरिफेरी में जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन पेरिफेरी से सेंटर में आ रहा है, स्टमक जो है वो अगेन सेंटर से पेरिफेरी में आ रहा है, स्प्लीन जो है वो पेरिफेरी मतलब पैर से शुरू होके और ऊपर हाथ तक जा रहा है, पेरिकार्डियम जो है वो चेस्ट से और उंगली तक जा रहा है। इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि फ्लो कौन से मेरिडियन का ऊपर से नीचे जा रहा है और कौन सा नीचे से ऊपर आ रहा है। ये ट्रिपल हीटर मेरिडियन है, तो ट्रिपल हीटर मेरिडियन का पेरिफेरी से सेंटर में जाएगा, हार्ट का सेंटर से पेरिफेरी में, स्मॉल इंटेस्टाइन का पेरिफेरी से सेंटर में, ब्लैडर का सर से पैर तक, फ्रॉम हेड टू टो जाएगा। किडनी मेरिडियन है वो आपका पैर के तलवे से फुट से लेके ऊपर बॉडी में जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है। गॉल ब्लैडर वापस ऊपर से नीचे फ्लो आ रहा है और लिवर का फ्लो टो से लेके और वापस सेंटर तक जा रहा है। जो हमने आगे वाला जो पीपी हमारा जो स्लाइड था उसमें जो किया उसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इसकी तैयारी आप अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट इज डेची सेंसेशन। डेची सेंसेशन क्या होता है? जब भी हम नीडल लगाते हैं और नीडल लगाते हैं और वो एग्जैक्ट, जैसे हमने देखा आगे की स्लाइड में कि एक्यूपंक्चर पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन होता है, उसकी एग्जैक्ट डेप्थ होती है और पेशेंट टू पेशेंट जो एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है उसकी डेप्थ चेंज होती है क्योंकि कोई मोटा होता है कोई पतला होता है। तो जब हम नीडल डालते हैं किसी स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर पॉइंट पे और वो उसके करेक्ट डेप्थ तक पहुंचती है, लोकेशन तो इजी है, हमको करेक्ट लोकेशन मिल जाता है, डेप्थ जो होता है क्योंकि पेशेंट का बॉडी में कितना फैट लेयर है, क्या है, कितना मोटा है पतला है, उस पर उसका डेप्थ डिपेंड करता है। तो डेप्थ अगर करेक्ट डेप्थ पे हमारी नीडल लगती है और ये जब करेक्ट डेप्थ पे लगेगी तो ये सेंसेशन नीडल लगाने के बाद ये सेंसेशन आएंगे जैसे नमनेस, हेवीनेस, सोरनेस या डिस्टेंशन, यानी कि वहां पर सुनपन होगा या वहां पर एकदम से जो पॉइंट पे लगाया वहां पर एकदम वो पॉइंट हैवी हो जाएगा, या उसमें सोरनेस मतलब उसमें दर्द होने लगेगा, डिस्टेंशन मतलब ऐसा लगेगा कि वहां से बाहर कुछ आ रहा है, कुछ फट रहा है, इस तरह की फीलिंग आएगी, तो उसको कहते हैं डेची सेंसेशन। ये भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स जितने भी मैंने अभी तक देखे उसमें सब में ये क्वेश्चन डेची का और प्रोपोगेटेड सेंसेशन अलोंग द चैनल, ये 2 का जरूर पूछा जाता है। आगे हम प्रोपोगेटेड सेंसेशन अलोंग द चैनल भी देखेंगे, लेकिन अभी हम डेची की बात करें तो डेची के लिए आपको 4 चीजें याद रखनी है कि डेची क्या होता है कि अगर पॉइंट पे नीडल लगाया और आपको नमनेस यानी कि बहरापन जिसको बोलते हैं ऐसा लगता है उस पॉइंट पे, पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे ऐसा लगता है, या उस पॉइंट पे हेवीनेस लगता है, या उस पॉइंट पे सोरनेस माने कि दर्द लगता है, या डिस्टेंशन यानी कि कुछ बाहर निकल रहा है वहां से इस तरह का, या फूल रहा है, इस तरह का फीलिंग आता है नीडल लगाने से पॉइंट पे, तो इसको डेची सेंसेशन कहते हैं। Am I going fast? You can just write into the chat box. क्या स्पीड सही है कि वापस से बोलूं एक बार? It's fine, ma'am. मैम जहाँ आता है वहाँ ठीक लगता है, जहाँ नहीं आता है वहाँ प्यास लगता है। जहाँ नहीं आता है उसको फिर लास्ट में वापस पूछ लीजिएगा मुझे, ठीक है? तो अभी आगे बढ़ते हैं, डेची हो गया। फिर हमारा जो है ची, क्योंकि जो हमारी मेरिडियन में है वो फ्लो क्या हो रही है, ची फ्लो हो रही है। तो ची के हमने कई सारे नाम देखे कि ची को हम प्राण बोलते हैं, इंडिया में आयुर्वेद में हम उसको प्राण बोलते हैं, होम्योपैथी उसको वाइटल फोर्स बोल रहा है, चाइनीज जो है उसको ची बोल रहे हैं, और कोरियन है या जापानीज है उसको की बोल रहे हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देखा ची के बारे में। तो अब ये ची को कितने प्रकार में हम अलग अलग बांट सकते हैं और ये ची किस प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती है वो यहाँ पर देख रहे हैं। So the vital energy, it is the vital force which keeps the person alive. So ये वो फोर्स है, वाइटल फोर्स, जैसे हमने बोला कि ची को ही वाइटल फोर्स होम्योपैथी में बोल रहे हैं। So it is a vital force which keeps the person alive. जो किसी भी आदमी को जिंदा रखता है वो क्या है, प्राण है। तो वो ची है, वो वाइटल फोर्स है। हम इजी भाषा में उसको यही बोलते हैं कि भाई प्राण है या प्राण निकल गए, तो वो प्राण क्या है, वही वाइटल फोर्स है जो आदमी को जिंदा रखती है।
फॉर एग्जाम्पल हार्ट पंप्स द ब्लड। तो यहाँ पर ये कि जो ये प्राण है इसको किस तरह से हम समझे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हार्ट पंप करता है ब्लड को, जो आपका हार्ट है वो ब्लड को पंपिंग करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हार्ट को पंप कैसे होता है। हार्ट पंप हो रहा है और इसलिए हमारा हार्ट चल रहा है, ये तो सबको समझ आता है, लेकिन ये है कि हार्ट पंप कैसे कर रहा है। तो इसका अगर हम वेस्टर्न मेडिसिन में जाएंगे तो वहां पर आंसर ये दिया जाएगा कि ऐसे नोड करके नोड है जो एक इम्पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से ऐसे नोड परफॉर्म करता है अपना काम और इसकी वजह से हार्ट पंप करता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे नोड जो काम कर रहा है वो किस ऊर्जा से, क्योंकि कोई भी कोई काम कर रहा है तो उसको भी तो कहीं से ऊर्जा मिल रही होगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ऐसे नोड को वो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है जिससे ऐसे नोड काम कर रहा है, इम्पल्स सेंड कर रहा है हार्ट को और हार्ट पंप कर रहा है। तो ये समझ जब क्वेश्चन आता है तब यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ हमारा जो प्राण का हम कंसेप्ट बोल रहे हैं, ये ची का कंसेप्ट, ये प्राण वाइटल एनर्जी का बोल रहे हैं, तब यहाँ पर ये समझ आता है कि इसके अलावा भी एक एनर्जी है जो जिसको हम वाइटल एनर्जी या ची या प्राण बोल रहे हैं, कि वो प्राण जो है वो इम्पल्स दे रहा है ऐसे नोड को कि वो आगे अपना काम परफॉर्म करे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन के हाउ द वाइटल फोर्स कीप्स द पर्सन अलाइव। और ये ची जो इसमें जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि वाइटल फोर्स जो है वो क्या है। तो ये ची है वो क्या है। सो ची वाइटल फोर्स सब कुछ एक ही चीज को बोला जा रहा है और उसका ऑप्शन होगा कि वाइटल फोर्स है या प्राण है या समथिंग अदर थिंग भी दिया जाएगा। तो इसमें से आपको इतना ही याद रखना है कि ची, वाइटल फोर्स, प्राण की, ये सब कुछ एक ही चीज को बोला जा रहा है। दूसरी चीज आपको अब जो ध्यान में रखनी है वो ची कैन बी कैटेगराइज इनटू मेनी टाइप्स। जो ची है इसको कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो ब्रॉडली जो हमारी ची है इसको 2 टाइप में बांटा जा सकता है। तो हम सबसे पहले वाली देखेंगे यौन ची, प्राइमरी ची और कंजेनाइटल ची। और ये क्वेश्चन आपको हर जगह आएगा ही कि ची कितने प्रकार की होती है। पहले तो मेनली अगर ब्रॉड कैटेगरी में करेंगे तो 2 टाइप की ची होंगी। और जो सबसे पहली वाली जो ची है वो यौन ची है, प्राइमरी ची है या कंजेनाइटल ची। कहीं पे आपको यौन ची पूछा जाएगा, कहीं पे प्राइमरी ची, या कोई क्वेश्चन पेपर में कंजेनाइटल ची भी पूछा गया है। तो इन तीनों का मतलब एक ही है, यौन ची, प्राइमरी ची और कंजेनाइटल ची एक ही प्रकार की प्राण ऊर्जा का नाम है। तो ये कौन सी प्राण ऊर्जा है और ये हमको कहाँ से मिलती है। तो जो ये यौन ची है, प्राइमरी ची है या कंजेनाइटल ची है, ये हमको मिलती है वारसागत मिलती है हमको अपने माँ बाप से। So this is an inherited chi from the parents when the infant is born. जब हम जन्मते हैं उस टाइम पे वारसागत जो हमको अपने माँ बाप से जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का नाम, उस ची का नाम, उस प्राण का नाम, उस वाइटल फोर्स का जो नाम है वो यौन ची है, प्राइमरी ची है या कंजेनाइटल ची है। वापस से रिपीट करती हूँ, यौन ची, प्राइमरी ची या कंजेनाइटल ची, ये तीनों एक ही ऊर्जा, एक ही ची का नाम है। और ये ची है क्या और कहाँ से मिलती है। तो ये ची हमको जब हम जन्मते हैं तब हमारे माँ बाप से मिलती है, वहां से हमको वारसागत इनहेरिट हुई है ये ची, जिसको हम यौन ची, प्राइमरी ची या कंजेनाइटल ची बोलते हैं। ये चीज हमको मिली है जब हम जन्मे, तब तो कहीं तो इसका डब्बा कहीं से तो भरा होगा ना। तो ये कहाँ पर, ये स्टोर कहाँ पे होती है। जब हम ची की बात करते हैं तो ची हमारी जो है ये हमारे किसको चलाती है, लाइफ को। तो लाइफ क्या है, हमारी एक जर्नी है। इसको इस तरह से याद रखो, हम हमारा क्या है, जो लाइफ जो है वो इट्स लाइक अ जर्नी। और जब हमारी ये जर्नी है तो ये जर्नी में जब हम चल रहे हैं तो हमको विभिन्न प्रकार की एनर्जी चाहिएगी ना। जैसे हम किसी भी ट्रैवल में जाते हैं, कहीं पे भी हम घूमने सपोज जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, तो एक हमारी जर्नी है। तो उस जर्नी पे जब हम निकलेंगे तो हमको खाना चाहिएगा ना, खाना चाहिएगा, पानी चाहिएगा। वो जर्नी जब तक जहां हमको पहुंचना है वहां हम नहीं पहुंचे तब तक के लिए जो बीच में पूरी जर्नी है, वो जर्नी के लिए हमको जो खाना पीना चाहिए वो सबको बोलेंगे हम ची। तो ये जो सबसे पहले प्रकार की ची है, इनहेरिटेड ची फ्रॉम द पेरेंट्स है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम किसी भी
जर्नी के लिए जब घर से निकलते हैं और घर से जो डब्बा हम लेके जाते हैं अपना, दैट इज द जो है उसको बोलते हैं ये पेरेंटल ची। तो जो हमारा यौन ची है, प्राइमरी ची है, कंजेनिटल ची है। तो ये जो डब्बा हमारा है, ये डब्बे को हम जो घर से खाना लेके गए वो डब्बा कहीं तो रखेंगे ना, तो वो डब्बा कहाँ रहता है? सो ये जो डब्बा है हमारा जो हमने घर से लिया है, तो वो स्टोर हो रहा है यहाँ पर किडनी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये यौन ची, प्राइमरी ची या कंजेनिटल ची है जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिली है, तो ये ची कहाँ स्टोर होती है? ये हमारे किडनी में स्टोर होती है एंड इट फॉर्म्स द वाइटल एसेंस। तो ये हमारे आपको याद रखना है यहाँ पर कि प्राइमरी ची, यौन ची एक चीज कि ये हमको हमारे पेरेंट्स से मिली है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये डब्बा हमारा कहाँ स्टोर होता है? हम जब घर से लेके जाते हैं कुछ बना के डब्बे में, तो वो डब्बे को कहीं तो रखते हैं ना, बैग नंबर 1 में या बैग नंबर 2 में या बैग नंबर 3 में। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो डब्बा हम घर से लेके गए हैं, जो हमारी जर्नी के लिए हमने प्रिपेयर किया है, वो हमने जहाँ रखा है वो हमारी किडनी है, और ये किडनी में स्टोर होता है। और जो पॉइंट है इसका, जहां पर ये प्राइमरी चीज स्टोर होती है, इस पॉइंट का नाम जो है वो DU4 है। यहाँ पर स्क्रीन में आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये जो प्राइमरी ची है, ये जो डब्बा आप घर से लेके आए हो, इसकी जगह जो स्टोर है किडनी में तो स्टोर हुई है, यहाँ आसपास में जो है वो किडनी है। और स्पेसिफिक ये आसपास में जो है वो किडनी है, मतलब ये किडनी वो बैग हो गया जिसमें आपने रखा है, और ये पॉइंट क्या हुआ? वो बैग का वो कोना है जिसमें आपने वो आपके घर का बनाया हुआ टिफिन रखा हुआ है। तो आपको इसको इसी तरह से याद रखना है कि जो आपकी इनहेरिटेड ची है, जो आपको आपके पेरेंट्स से ची मिली है, उसको यौन ची, प्राइमरी ची, कंजेनिटल ची बोलते हैं। ये जो स्टोर होती है, कहाँ पे स्टोर होती है? तो ये जो ऊर्जा है, ये आपने एक डब्बा है, या डब्बा तो नहीं बोलूंगी मैं इसको, लेकिन ये बैग है जिसको हम बोल रहे हैं किडनी, 2 बैग में रखे हैं, इसको किडनी में रखा हुआ है। और किडनी का जो बैग है, वो जिस कंपार्टमेंट में बैग के रखा हुआ है, वो DU4 है। So you have to remember that the energy, the primary chi is stored at the point DU4, और इस DU4 का जो चाइनीज नेम है मिंगमैन है। आपको सारे चाइनीज नेम तो नहीं याद रखना है, लेकिन कुछ जो चाइनीज नेम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे ये मिंगमैन। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो प्राइमरी ची, यौन ची या कंजेनिटल ची जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट का नाम है, वो पॉइंट का नाम क्या है? तो वो टिक करना पड़ सकता है। तो वो जो पॉइंट का नाम, चाइनीज नेम इज मिंगमैन, पॉइंट का नंबर है दैट इज DU4। तो DU4 भी हो सकता है और GV4 भी हो सकता है, क्योंकि DU का ही नाम GV है। तो आप यहाँ पे लिख लो, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो यू कैन राइट कि ये पॉइंट का नाम DU4 या GV4 है, और इस पॉइंट का नाम मिंगमैन है। और इसमें क्या स्टोर हुआ है? इसमें जो हमारी प्राइमरी ची, जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिली है जन्म के वक्त, वो प्राइमरी ची, कंजेनिटल ची, या तो फिर उसको यौन ची बोलते हैं। तो यौन ची यहाँ पर स्टोर हुई है, और इसका काम क्या है ये भी कई जगह पूछा गया है। Primary chi is being utilized for day-to-day activities of the body and the visceria, that is the organ function. तो हमारी प्राइमरी ची जो है, ये रोजमर्रा के जो हम काम कर रहे हैं, इसके लिए, बॉडी फंक्शंस के लिए भी जरूरी है, यूज होती है, यूटिलाइज होती है। और ऑर्गन फंक्शंस के लिए, ऑर्गन जो फंक्शन कर रहे हैं उनके लिए भी ये ची यूज होती है। So very important, first type of the chi is yawn chi, primary chi or congenital chi. It is stored in the kidney and it has been inherited from the parents. The point at which it is stored is called Mingmen. The point number is DU4 or GV4, and it is utilized for day-to-day activities of the body and organ function. हिंदी में रिपीट करती हूँ, आपकी जो पहली प्रकार की ऊर्जा ची की जो हम बात कर रहे हैं, उसका नाम यौन ची, प्राइमरी ची या कंजेनिटल ची है, जो हमको अपने माता पिता से मिलती है जब हम जन्मते हैं। ये हमारे किडनीज में स्टोर होती है। जो एक्यूपंक्चर पॉइंट पे ये मिलती है, स्टोर होती है, वो पॉइंट का नाम या तो DU4 है, या इस पॉइंट को GV4 बोल सकते हैं, या इस पॉइंट को मिंगमैन कहा, जिसका जो चाइनीज नेम है वो मिंगमैन है। और ये ऊर्जा हम जो रोज काम करते हैं, हमारी बॉडी की जो सारी एक्टिविटीज करते हैं और हमारे जो ऑर्गन फंक्शंस होते हैं, उसमें हम इस ऊर्जा को यूज करते हैं।
तो ये हमारी पहली प्रकार की ची थी, यौन ची, प्राइमरी ची और कंजेनिटल ची। सेकेंड ची हमारी एक्वायर्ड ची। मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि आप इसको ऐसे समझो, लाइक अ जर्नी है, लाइफ इज लाइक अ जर्नी। तो आपका जो जर्नी है वो जर्नी पे आप जा रहे हो, और घर से आप जो डब्बा लेके जाओगे उसमें तो वैरायटी नहीं मिलेगी ना, इसलिए यहाँ पर एक ही टाइप की चीज थी जो हमको पेरेंट्स से मिली है जब हम जन्मे तब। जस्ट लाइक द डब्बा जो हम घर से बना के लेके जाते हैं, अगर हम कहीं पे जर्नी पे जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं, अगर हम आलू का पराठा लेके गए हैं तो आलू का पराठा ही रहेगा वहां पे, क्योंकि हम घर से वो ही लेके आए हैं, उसमें वैरायटी तो नहीं होगी। या हम वहां पर दाल चावल लेके गए तो दाल चावल ही रहेगा, उसमें तीसरी कोई वैरायटी नहीं होगी जो हम घर से लेके आए हैं। तो इसी तरह से जो हमको पेरेंट्स से मिली है, मतलब ये जो लाइफ की जर्नी जो हमने शुरू की है, उसमें जो हमको वहां से जो ऊर्जा हमको मिली है वो, उसमें अलग अलग टाइप्स नहीं होंगे, एक ही टाइप का होगा। जैसे हम किसी जर्नी पे जाते हैं और घर से एक डब्बा लेके जाते हैं, उसमें वैरायटी ऑफ फूड नहीं होगा, या वैरायटी ऑफ फूड हम लेके भी जाएंगे तो वो लिमिटेड वैरायटी होगा जो हमने घर पे बनाई और घर से लेके गए। तो इसलिए हमको जो प्राइमरी चीज है या पेरेंट्स से इनहेरिटेड चीज जो हमारी है, यौन ची या कंजेनिटल ची, इसमें वैरायटीज नहीं है, ओनली वन टाइप ऑफ द ची है। सेकेंड ची की जो अब हम बात कर रहे हैं, हम एक्वायर्ड ची की बात कर रहे हैं। तो एक्वायर्ड ची का मतलब कि जो हमने जन्म लिया उसके बाद जो हमने ऊर्जा ली उसको कहा एक्वायर्ड ची। जस्ट लाइक अब हमने कोई जर्नी शुरू की, घर से जो हम डब्बा लेके आए थे वो हमारी यौन ची थी, हमारी प्राइमरी ची, कंजेनिटल ची थी। लेकिन अभी वो हमारा डब्बा हो गया। लेकिन अगर हमारा रास्ता बहुत सारा लंबा है तो हम रास्ते में कुछ ना कुछ लेंगे ना, कोई समोसे वाला आया, कोई भेल वाला आया, कोई आइसक्रीम वाला आया, ऐसा अलग अलग हम जो ले रहे हैं वो क्या हो गया हमारा एक्वायर्ड ची। हमने उसको एक्वायर किया है, हमने उसको लिया है। तो एक्वायर्ड ची में क्या हुआ, वैरायटी हो गई ना, हर एक स्टेशन पे अलग अलग वैरायटी मिल रही है और हम हर एक स्टेशन पे अलग अलग चीजें ले रहे हैं। तो इसलिए एक्वायर्ड ची में जो है हमारे पास, एक्वायर्ड ची में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ची है जो अभी हम देखेंगे कि एक्वायर्ड ची में कितनी है। जो हमारी यौन ची, प्राइमरी ची, कंजेनिटल ची है वो एक ही प्रकार की है। एक्वायर्ड ची में हमारे पास कैटेगरीज हैं, तो अभी देखते हैं हम कि एक्वायर्ड ची में हमारे पास कौन सी कैटेगरी है। As soon as the child is born, it starts breathing to acquire air chi. Also, we acquire this chi from food and drink. तो ये acquired chi हमको कहाँ से मिलती है, जब हम जन्मते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो सांस लेना चालू करते हैं, तो that is called as air हम ले रहे हैं ना, तो air chi है। इसके अलावा हम जो छोटे से बड़े होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के फूड है, विभिन्न प्रकार के ड्रिंक्स हम ले रहे हैं, तो ये सारा कुछ एक्वायर्ड ची में आता है। तो समझ आ गया, एक्वायर्ड ची में बहुत सारी वैरायटी होंगी। अब वो वैरायटीज देख रहे हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं क्वीन ची और इनहेल्ड ची। ये जो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं ना ची का, इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले किया कि ची के अलग अलग नाम क्या है वो हमने कर दिया, कि उसका ची जो है उसका वाइटल फोर्स नाम है, ची है उसका नाम की है, उसका नाम प्राण ऊर्जा है। पहले उसके सारे नामकरण जितने भी है, नाम जितने हो सकते हैं वो देखे। फिर अब हमने उसको देखे कि उसके प्रकार कितने हैं। तो प्रकार में हमने सबसे पहला जो प्रकार देखा, उस प्रकार का नाम यौन ची, प्राइमरी ची या कंजेनिटल ची था, जो हमको जब हम जन्मे तब हमारे पेरेंट्स से मिली वो। अब हम देख रहे हैं कि एक्वायर्ड ची, जन्मने के बाद जब हम जन्मते हैं उसके बाद पूरा लाइफ टाइम जो हमको काम करना है, उसके लिए सिर्फ एक्वायर्ड ची जो है उससे तो हमारा पूरा जीवन नहीं निकल जाएगा। जो यौन ची है, जो प्राइमरी ची है, जो हमको पेरेंट्स से मिली है, सिर्फ उससे नहीं चला जाएगा, उसके साथ साथ हमको और ची एक्वायर करनी पड़ेगी, जो हम खाना खा रहे हैं या हम एयर इनहेलेशन कर रहे हैं उससे मिल रही है। तो उसमें सबसे पहला प्रकार ऑफ द ची जो है उसको क्वीन ची या इनहेल्ड ची कहते हैं। तो दिस क्वेश्चन विल कम दैट व्हाट इज क्वीन ची या इनहेल्ड ची। तो ये ची क्या है, इट इज द इनहेल। इसका इनहेल ची बोला तब तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि सांस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम क्वीन ची याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में क्वीन ची आ सकता है, नॉट नेसेसरी इनहेल ची आए। वेरी लेस चांसेस दैट यू विल हैव दिस वर्ड इनहेल्ड ची। इनहेल ची आएगा, इसके चांसेस कम है। तो आपको याद रखना है क्वीन ची। तो क्वीन ची क्या ची का मतलब ची तो आपको पता चल गया कि ऊर्जा है। तो ये क्वीन क्या है, क्वीन कौन सी ऊर्जा है, तो क्वीन ची इज द इनहेल्ड ची बाय एयर। जो हम श्वास ले रहे हैं
जो सांस ले रहे हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसको कहा जाता है क्विंची। जो हम पैदा होके बच्चा सबसे पहले रोता है ना, तो सबसे पहले लंग काम करने शुरू होता है उसका, तब वो बच्चा रोता है। तो सब कैसे होता है वो, इनहेलेशन ऑफ द एयर, जब एयर इनहेल करते हैं तब। तो सबसे पहली चीज जो हम वहां से लेके आए हैं वो तो हमारी यौन ची थी, और यहाँ पर हम जब आ गए हैं, यहाँ पर हमारी जर्नी शुरू हो रही है। तो शुरू जैसे ही जर्नी शुरू होती है तो मेरा मन करता है कि चलो ये मेरे पास अभी तो घर से मैं डब्बा लाई हूँ, वो ठीक है, थोड़ी देर बाद खाती हूँ, अभी मैं कुछ और ले लेती हूँ, ऐसा होता है कि नहीं। तो उसी तरह से जब हम यहाँ पर इस वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो इस वर्ल्ड में आते से ही सबसे पहले चीज जो हम वो वाली चीज यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड चीज, हम कुछ ले रहे हैं बाहर से। तो जो सबसे पहली चीज हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, एयर लेते हैं। तो वो जो चीज है उसका नाम है क्विंची। एंड द फंक्शन ऑफ द क्विंची, और इस क्विंची का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी को प्योरीफाई करना है। क्योंकि अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं होता है तो कोई भी पर्सन ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता है। तो आपको एक्वायर्ड चीज में जो पहली प्रकार की चीज है उसका नाम याद रखना है, उसका नाम क्विंची है। ये क्विंची क्या करती है, तो हमको कहाँ से मिलती है, सबसे पहले कहाँ से मिलती है और क्या काम करती है, दो चीजें आपको जाननी है। तो क्विंची हमको मिलती कहाँ से, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम एयर ले रहे हैं, उससे हमको क्विंची मिलती है। और ये क्विंची का काम क्या है, तो हमारे बॉडी में ब्लड को प्योरीफाई करना। तो दो, हर एक चीज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज हम कहाँ से ले रहे हैं और उसका काम हमारे शरीर में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक्वायर्ड चीज की पहली चीज क्विंची है, जिसका काम इनहेलेशन ऑफ द एयर एंड प्योरिफिकेशन, और इसका जो फंक्शन है इट इज प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ये दो चीज याद रखिए आप। दूसरी टाइप की चीज जो है उसको जोंगची बोलते हैं या पेक्टोरियल ची बोलते हैं। ये प्राइमरी ची, इसको याद रखें। और जो सेकेंड टाइप ऑफ ची जो हमने एक्वायर्ड ची की हम बात कर रहे हैं, पहला था क्विंची और सेकेंड ची जो हमारा है वो पेक्टोरियल ची या जोंगची। यहाँ पर दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। जोंगची और पेक्टोरियल ची जो हमारी दूसरी टाइप की, जब हमने एयर ले लिया, इनहेलेशन हमने शुरू कर लिया, बच्चा पैदा होते ही रोने लगा, उसके बाद उसको क्या चाहिए, मदर का मिल्क चाहिए कि नहीं बच्चे को, सबसे पहले वो क्या लेगा। सो यहाँ पर से जो जोंगची या पिक्टोरियल ची है वो क्या है, जो ऊर्जा हमको खाने पीने से मिलती है उसको यहाँ पर पेक्टोरियल ची कहा गया है। आप जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो याद रखो तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि जो टिफिन का डब्बा हमको घर से हम लेके जा रहे हैं किसी जर्नी पे, वो हमारा जो है वो प्राइमरी ची है या हमारा कंजेनिटल ची है। प्राइमरी ची, कंजेनिटल ची या यौन ची है। और एक्वायर्ड ची में जो हम पैदा होते से ही हमने रोना शुरू किया, वी स्टार्ट टेकिंग एयर, वो दैट इज क्विंची। जब रोने के बाद सबसे पहले बच्चे को जो है वो मदर फीड कराएगी, मतलब अभी दूसरी टाइप ऑफ ची, अब हमने दूसरी टाइप ऑफ ऊर्जा लेनी शुरू की, हमने फूड और ड्रिंक लेने चालू किया। मिल्क इज ऑल्सो टाइप ऑफ फूड ओनली। तो जो हमने अब फूड एंड ड्रिंक लेना शुरू किया उससे हमको और ऊर्जा मिलती है, और इस ऊर्जा का नाम जोंगची या पेक्टोरियल ची है। दिस ची इज एडिशनली सप्लाइड टू चेस्ट, that is lung and heart for its continuous functioning without any rest। तो जो भी हम फूड एंड ड्रिंक ले रहे हैं, इस फूड एंड ड्रिंक का काम हमारे शरीर में क्या है कि ये जो ऊर्जा अब हमने ली है खाने से और पीने से, तो इसलिए हमारा फूड अच्छा होना चाहिए, हम जो पी रहे हैं ड्रिंक्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो ची है, जो ऊर्जा है, जो हम खाएंगे, जो हम पिएंगे, उसी से हमारी जोंग ची, पेक्टोरियल ची बनेगी। और जो पेक्टोरियल ची हमारी बनेगी वो हमारे चेस्ट को सप्लाई होगी थ्रू लंग एंड हार्ट, और ये लंग एंड चेस्ट के थ्रू लंग एंड हार्ट को ये ची मिलेगी, जिससे हमारे लंग और हार्ट कंटिन्यूस फंक्शन करते हैं विदाउट रेस्ट। क्योंकि अगर लंग एंड हार्ट अगर थोड़े टाइम के लिए भी अगर उन्होंने रेस्ट किया तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल 0 हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली ची का नाम क्विंची है। अब ये ची क्या है वो तो समझ में आ गया, लेकिन नाम याद करो इसका। फर्स्ट टाइप ऑफ द ची है वो क्विंची है, सेकेंड टाइप ऑफ द ची है वो जोंगची और पेक्टोरियल ची कहते हैं इसको। इसके बीच में अगर यहाँ पर गूची के बारे में नहीं बताया है, लेकिन गूची जो है
वो भी इसमें आएगा। तो गूची बेसिकली फूड जो है, फूड ची को गूची भी कहा जाता है। सो यू कैन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अगर कहीं पे गूची पूछा है आपको तो गूची इज फूड ची। और जहां पर ये फैक्टोरियल ची हम बात कर रहे हैं या जोंगची की बात कर रहे हैं, इसमें गूची प्लस जो पहली वाली ची है जो हम इनहेलेशन से ले रहे हैं, ये भी इसमें ऐड हो रहा है ना। जब फूड एंड ड्रिंक हम ले रहे हैं तो यहाँ पर इनहेलेशन वाली ची, फर्स्ट ची है, वो भी ऐड हो गई है। तो जोंगची या फैक्टोरियल ची में क्विंची प्लस गूची मेक्स जोंगची और फैक्टोरियल ची। मैं वापस से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हम, Can you spell that? Please, can you spell that? दैट इज GU, अच्छा, Gucci. गूची, राइट? ओके। Yeah. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द ची, जो पहली ची है हमारी, वो क्विंची या इनहेल्ड ची है, जिससे हम एयर इनहेलेशन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। दूसरी जो ची हमारी है, जो यहाँ पर स्लाइड में नहीं है, वो आप नोट पे लिख लीजिए, गूची भी होता है। गूची जो वो है जो हमको फूड से मिल रही है, फूड एंड ड्रिंक से मिल रही है, वो हमारी गूची है। जो हमको खाने से पीने से मिल रहा है वो गूची है। और थर्ड ची आप लिख सकते हो जो हमारे स्लाइड में है, जोंगची और फैक्टोरियल ची। तो जोंगची और फैक्टोरियल ची में पहली दोनों ची को मिला के हमारी जोंगची और फैक्टोरियल ची बनती है। मतलब जो इनहेलेशन ऑफ द एयर हम कर रहे हैं वो, प्लस फूड एंड ड्रिंक। So quincy and a part of chi received from food and drinks make the pectoral chi. ठीक है? So ma'am, so 1 plus 2 is equal to 3 gongchi. Gongchi, yes. Okay, thank you ma'am. Okay. And then gongchi, only quincy या only guchi will not help the lung and heart to work continuously. For the lung and heart to work continuously, you need zongchi. That is क्विंची प्लस गूची इज जोंगची या पिक्टोरियल ची, जिसकी वजह से हमारा लंग एंड हार्ट कंटिन्यूअसली वर्क करता है। Then this is ma'am, can you please explain again this? the Gucci. Yeah ma'am, please. Gucci and this cheese. Okay, so the first step of the chi is the quincy. यानी क्विंची वो ऊर्जा का नाम है जो हम जन्मते ही इनहेलेशन करते हैं। और मैंने जैसे समझाया, बच्चा रोता है तो जैसे ही वो लंग उसका एक्टिवेट होता है, इट स्टार्ट्स क्राइंग, राइट? तो जो इनहेलेशन, एयर को इनहेल कर रहे हैं हम, दैट इज हमारा क्विंची हुआ या इनहेल ची। सेकेंड ची हमारा है गूची, GU गू ची, CHI ची। तो गूची जो हमारा है ये हमको मिलता है जो हम खाते पीते हैं उससे, फूड एंड ड्रिंक से हमको गूची मिलता है। क्विंची का जो काम है वो हमारे बॉडी में ब्लड प्योरिफिकेशन का है। फर्स्ट टाइप ऑफ ची जो है, जो हम एयर इनहेल करते हैं, वो इनहेल्ड एयर हमारे जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है। जो हमने दूसरी ची ली, जो अभी स्लाइड में नहीं दिख रही आपको, दैट इज गूची। तो गूची हमारा जो है वो फूड एंड ड्रिंक है, जो हम खाते पीते हैं, दैट इज गूची। अब जो हमारी पहली ची थी क्विंची, जो हमने एयर इनहेल किया, वो, और सेकेंड चीज जो हमारी गूची है फूड एंड ड्रिंक, ये दोनों मिलके जो बनती है वो बनती है जोंगची या फैक्टोरियल ची। और ये जोंगची या फैक्टोरियल ची है, ये क्या काम करती है? ये काम करती है हमारे लंग और हार्ट को कंटिन्यूअसली काम करने के लिए हेल्प करती है, बिना रेस्ट के। इफ योर लंग एंड हार्ट रेस्टेड देन यू आर नो मोर। ये दो चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली हमारी काम करती हैं। आपको पता है ना कि अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी आपका हार्ट अगर वर्क करना बंद हो जाता है तो आपका ब्रेन हाइपोक्सिक हो जाता है, नो ऑक्सीजन टू द ब्रेन। सो इनके लंग और हार्ट को परमिशन नहीं है कुछ सेकंड्स के लिए भी बंद होने के लिए। तो अगर आपका क्विंची अच्छा है और आपका गूची अच्छा है तो ही आपका फैक्टोरियल ची अच्छा होगा। अगर आप चाहते हो आपके लंग अच्छे रहे, आपके हार्ट अच्छे रहे, स्पेशली इन टाइम्स, अभी कोविड चल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसा, आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, एयर इनहेलेशन कर रहे हो, अपने बॉडी को क्विंची दे रहे हो या नहीं। सेकेंडली, आप खाना कैसा खा रहे हो, आप नेचुरल फूड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप जो है वो एसिडिक फूड अवॉइड कर रहे हो कि नहीं, आप अल्कलाइन फूड ले रहे हैं कि नहीं। अगर आप अल्कलाइन फूड लेते हैं, अच्छा एयर इनहेलेशन करते हैं, तो ही आपका फैक्टोरियल ची अच्छा होता है और तो ही आपके लंग एंड हार्ट कंटिन्यूअसली अच्छे से काम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर थर्ड है, लेकिन आप फोर्थ ची भी इसको लिख सकते हो, दैट इज द वे ची और द डिफेंसिव ची।
वो ऊर्जा जो हमारे बॉडी का रक्षण करती है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उस ची को, उस ऊर्जा का नाम डिफेंसिव ची है। तो सबसे पहले तो आपकी क्वीन ची है, गु ची है, और आपकी ये जो थर्ड ची हम लोगों ने अभी जो हमने की पेक्टोरियल ची या जोंग ची, ये तीन ची अगर अच्छी होगी, अगर आपने इनहेलेशन ऑफ द एयर अच्छे से आपने प्राणायाम किया है, या डेली आप खुली हवा में आप जाते हैं, उसके बाद आपका खान पान जो है वो अच्छा अल्कलाइन डाइट लेते हैं, अगर ये दो चीज अच्छा है तो ही आपकी वेची अच्छी होगी, क्योंकि वेची आपका डिफेंसिव ची है। आपको कोई भी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा हम बोलते हैं, जिसको वेस्टर्न मेडिसिन में इम्यूनिटी कहा जाता है, उसी को यहाँ पर हम उसका नाम यहाँ पर टीसीएम में इसको वेची कह रहे हैं, डिफेंसिव ची कह रहे हैं। सो इट इज, आपको याद रखना है कि वेची हमारी इम्यूनिटी है, राइट। सो जो हमारी डिफेंसिव ची है, वेची है, वो ही इम्यूनिटी है। ये ची क्या करती है? दिस ची डिफेंड्स द पर्सन अगेंस्ट 6 एक्सोजेनस फैक्टर्स। एक्सोजेनस मतलब बाहर के, एंडोजेनस मतलब बॉडी के अंदर के, बॉडी का बाहर का जो फैक्टर्स होते हैं उसको कहा जाता है एक्सोजेनस फैक्टर। जो बॉडी के अंदर के फैक्टर्स हैं, अंदर के कारण हैं, अंदर के रीजंस है, उनको बोलते हैं एंडोजेनस। ठीक है, बाहर 6 एक्सोजेनस, अंदर एंडोजेनस। तो 6 एक्सोजेनस फैक्टर्स क्या है? तो जो हम लोग सुजोग में पढ़ रहे हैं, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, मतलब जो वातावरण में है, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये क्या है? एक्सोजेनस फैक्टर है। तो ये जो वेची जो हमारी है, ये वेची जो है डिफेंसिव ची है, हमको ये 6 एक्सोजेनस फैक्टर यानी कि गर्मी, धूप, ठंड, इनसे जो बचाती है, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, इससे जो बचाती है वो ची कौन सी है? वेची है। तो 6 एक्सोजेनस फैक्टर, the exogenous factors along with 7 emotional factors। तो इमोशनल फैक्टर्स जो हमारे हैं, सारे इमोशंस जो हमारे हैं, वो इमोशनल फैक्टर्स से भी हमको जो बचाती है। ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है, दुख तो अच्छा है ही नहीं, गुस्सा भी अच्छा नहीं है, फियर भी अच्छा नहीं है, सब कुछ माप में होना चाहिए। तो जो हमारे इमोशनल फैक्टर्स हैं, उन इमोशनल फैक्टर्स से भी जो हमें बचाती है, उसका नाम वेची है। एंड अदर मिसलेनियस पैथोजेंस, पैथोजेंस माने वायरस और बैक्टीरिया जो होता है, उनको कहा जाता है पैथोजेंस। तो हमारी क्योंकि ये डिफेंसिव ची है, हमारा रक्षण करने वाली ये ऊर्जा है, इसका नाम क्या है? वेची। तो क्योंकि ये हमारी डिफेंसिव ची है, इसलिए हमको एक्सोजेनस फैक्टर से भी बचाती है, एंडोजेनस फैक्टर से भी बचाती है, इमोशनल फैक्टर से भी बचाती है, और पैथोजेन से भी बचाती है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया एक्सोजेनस फैक्टर क्या होता है। जो हमारे शरीर के बाहर के हैं, जो यूनिवर्स में है, जो वातावरण में है, वो एक्सोजेनस हो गए वातावरण में। जो हमारे बॉडी के अंदर है, वो एंडोजेनस हुए। जो इमोशंस है हमारे, वो तो आपको इमोशंस आपको पता है, काफी सारे 7 इमोशनल फैक्टर्स वाइडली हमने इनको कैटेगराइज किया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो हर प्रकार के इमोशनल फैक्टर्स को से शरीर को बचाना, ये वेची का काम है। और हर प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस पैथोजेंस, जो वायरस एंड बैक्टीरिया है, इनको पैथोजेंस बोलते हैं। तो इन सब से जो वेची है, डिफेंसिव ची है, ये हमको बचाती है। वेची also Reshma, can you tell me what is endogenous? Can you give me some examples? endogenous is all the emotional factors, Okay, fine, thanks. mental and emotional factors, है ना, that is endogenous। ठीक है। Vechi also covers and guards the skin and defends the 9 opening of the body। हमारा ये वेची क्या है? डिफेंसिव ची है। तो हमारे बॉडी का सबसे आउटर लेयर क्या है? स्किन है। जैसे कि हम अगर अपने कोई कंट्री की बात करें, तो कंट्री पे जो गार्ड होते हैं, वो कहाँ होते हैं? जहाँ पे बॉर्डर्स हैं, वहां पे गार्ड होते हैं ना, कंट्री को बचाने के लिए। इसी तरह से हमारे बॉडी का जो गार्ड है, वो ये डिफेंसिव ची है, वेची है। तो हमारे बॉडी का सबकी बॉर्डर कहाँ है? सबसे बाहर का हिस्सा कहाँ है? तो सबसे बाहर का हिस्सा, अच्छा यहाँ पर सबके मराठी नेम्स ये लोग पूछे हैं, लेकिन मराठी में भी आपको यहाँ पर वेची, डिफेंसिव ची तो इसी तरह से याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस में भी इन ऊर्जाओं का नाम वेची, डिफेंसिव ची या यौन ची
या कंजेनाइटल ची, यही आपको याद रखना पड़ेगा, भले आप मराठी में भी पेपर दे रहे हैं, क्योंकि यही इनके नाम है। तो नाम को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, नाम तो आपको यही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वेची के बारे में बता रही थी कि वेची क्या है, कवर्स एंड गार्ड्स द स्किन। हमारे बॉडी का सबसे आउटर लेयर स्किन है, इसलिए स्किन को भी ये डिफेंसिव ची या वेची जो है डिफेंड करता है। और हमारे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हमारी कंट्री है तो कंट्री पे गार्ड्स कहाँ पर रहेंगे, तो जहां पर बॉर्डर होगी। तो वो इसी तरह से समझाया कि जो आउटर मोस्ट हमारे बॉडी का स्किन है, तो यहाँ पर ये वेची या डिफेंसिव ची उसको कवर करती है। और हमारे जो दुश्मन है वो हमारे कंट्री में कहाँ से एंटर करेंगे, जहां से लूप होल्स होंगी, जहां पर से घुसने की जगह होगी, वहां से घुसेंगे ना। तो इसी तरह से जो हमारे बॉडी में घुसने की जगह है, पैथोजेंस की घुसने की जगह, बैक्टीरिया वायरस की घुसने की जगह, घुसने कहाँ से घुसेंगे, वो जहां ओपनिंग्स होंगी। तो हमारे बॉडी की जो 9 ओपनिंग्स है हमारे शरीर की, उसका रक्षा, उसकी डिफेंसिव सिस्टम, उसको डिफेंड करने का काम भी वेची करता है। तो 9 ओपनिंग मतलब अपने जो नोज के 2 होल है, वो आंखों के 2 जो जगह खुली है, वो आपके जो एनस है वो, तो ये सब कुछ क्या है। प्लस आपका जो हाथ और पैर में भी क्यों मोजे पहनाते हैं या वो पहनाते, क्योंकि यहाँ से भी ओपनिंग से जल्दी से कोई भी पैथोजेनस वायरस बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर सकते हैं ना, स्पेशली ओपनिंग से। इसलिए अभी अपने सबसे अच्छा एग्जांपल अभी कोविड का टाइम है। कोरोना में क्यों आपको मास्क पहनाया जा रहा है, क्योंकि ये ओपनिंग है ना, नोज है, माउथ है, ये ओपनिंग है। और ओपनिंग में से ही पैथोजेंस आपके बॉडी में इन्वेड करते हैं। पैथोजेंस जैसे वायरस बैक्टीरिया कहाँ से एंटर करेंगे, जहां से उनको खाली जगह मिलेगी। और बाकी सपोज हम एनएस की बात करें तो वो तो ऑलरेडी ढका हुआ है। क्या ढका हुआ नहीं है हमारा, तो हमारे ये जो कान के 2 होल है ये ढके हुए नहीं है, नोज के होल है ये ढके हुए नहीं है, माउथ ढके हुआ नहीं है। तो इसलिए हम मास्क पहन रहे हैं। मास्क पहन रहे तब भी हमारे कान का जो ओपनिंग है वो तो फिर भी खुला रहता है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा इन्वेड कर रहा है वो नोज और माउथ से कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मास्क पहनते हैं। तो वेची क्या कर रहा है कि ये जो हमारे 9 ओपनिंग्स है, आंखों का, नोज का, कान का, एनएस है जो हमारा गुदा भाग, एनएस माने गुदा भाग, तो ये सारे ओपनिंग्स है हमारे बॉडी के। तो ये सारे ओपनिंग्स को भी ये डिफेंड करता है, ताकि यहाँ से कोई भी फॉरेन चीज माने पैथोजन माने वायरस एंड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्वेड ना कर सके, हमारे बॉडी में एंटर ना कर सके, इसलिए ये उनको भी गार्ड करता है। तो वेची क्या कवर करता है, वो स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी के जो ओपनिंग्स है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम अपने घर में भी जो है, तो हम लोग जो है वो हमारे जो दरवाजा है तो वहां पर हम ताला लगाते हैं, प्लस हम अपने खिड़की दरवाजे भी कहीं जाने वाले होते हैं तो उसको भी बंद करते हैं, जो भी ओपनिंग्स है उनको सब बंद करते हैं ना, तो क्योंकि वहां से ही बाहर से कोई आ सकता है। इसी तरह से ये एज अ गार्ड वेची काम करता है हमारे स्किन लेयर पे, हमारी 9 ओपनिंग्स पे ये रहता है। Mouth, nose and skin being more important openings as most exogenous factor enter the body through them. तो हमारा माउथ है, हमारा नोज है, यहाँ से सबसे ज्यादा एक्सोजेनस फैक्टर्स यानी कि बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में आ सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स है। एंड द स्किन से भी, इसलिए अभी फुल कपड़े पहनो ये ज्यादा अच्छा है कोविड के टाइम में, क्योंकि स्किन से भी कहीं पे भी स्किन पे, क्योंकि स्किन में भी ओपनिंग्स है, पोर्स है, जहां से कोई भी एक्सोजेनस फैक्टर बॉडी में आ सकते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि घर पे आके आप तुरंत शावर लो फिर घर वालों से बात करो, क्यों, बिकॉज स्किन से भी पैथोजन एंटर कर सकते हैं। तो ये वेची जो है ये सब चीज को गार्ड कर रही है, जहां से भी पैथोजेनिक फैक्टर्स अंदर आ सकते हैं उन सबको गार्ड कर रही है, माउथ, नोज एंड स्किन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा तो मैंने आपको बता ही दिया। Vechi also covers and warms the surface of muscle, tendon, blood vessels and other connective tissues of body. तो हाँ जी, हेलो, ओके। सो वेची ऑल्सो कवर्स द वार्म सरफेस। वेची क्या करता है, बॉडी को कवर करता है और बॉडी के जो सरफेसेस है इनको गर्म रखता है, वार्म रखता है। हाँ, तो मसल को भी वार्म रखता है, टेंडन को भी वार्म रखता है। जो कोल्डनेस है वो इट इज नियरिंग टू डेथ और वार्मनेस है इज लाइफ। तो ये सारा कुछ जो है उसको वार्म करता है, मसल को, टेंडन को, ब्लड वेसल्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी। Vechi is aura. Somebody is asking. Vechi is Devangji is asking. Vechi is aura.
it's not actually aura, it's different from aura, right? As surfacing on the skin, Vechi protects the acupoint from which also exogenous factor can invade on the body. तो ये सब मैंने वेची के बारे में आपको सारी बातें समझा दी है। इसमें याद रखने वाला ये है कि एक तो ये इम्यूनिटी कहते हैं इसको वेस्टर्न मेडिसिन में, जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि वेस्टर्न मेडिसिन में वेची या डिफेंसिव ची को क्या बोलते हैं। तो वेची और डिफेंसिव ची को वेस्टर्न मेडिसिन में इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि इम्यूनिटी मतलब कि कौन सी ची, तो इम्यूनिटी मतलब वेची या डिफेंसिव ची। सेकंड क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि वेची ये जो ची है ये किन की चीज को डिफेंड करती है। तो ये पर्सन को डिफेंस अ पर्सन अगेंस्ट किस किस चीज से डिफेंड करती है। तो 6 एक्सोजेनस फैक्टर, एंडोजेनस फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, मिसलेनियस पैथोजन सबसे प्रोटेक्ट करती है। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या चीज कवर करती है। तो ये स्किन को कवर करती है और स्किन के 9 ओपनिंग्स को कवर करती है। इसके अलावा ये किन चीज को वार्म रखती है। तो मसल, टेंडन, ब्लड वेसल्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू को ये वार्म रखती है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं। The next type of chi is yin chi और the nutrient chi। अभी हम ये सब एक्वायर्ड ची की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारी सबसे पहली चीज जो थी हमने पेरेंट्स से ली थी, उसका नाम था हमारा प्राइमरी ची या कंजेनिटल ची या यौन ची था, जो सबसे पहले प्रकार की ची थी। फिर एक्वायर्ड ची में अभी तक हमने 3 ची देखी है। एक्वायर्ड मतलब जो हम एक्वायर कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकार की ची हमने क्वीन ची देखी, जो हमने श्वास लेने से, एयर लेने से ली। दूसरी हमने गूची देखी, जो हमने फूड एंड ड्रिंक में से ली। तीसरी हमने जोंगची और पेक्टोरियल ची ली, जिसमें क्विंची और गूची दोनों था। फिर हमने वेची और डिफेंसिव ची देखी, और आगे हम इंची और न्यूट्रिएंट ची देख रहे हैं। ये सारे ही हमारे एक्वायर्ड ची के प्रकार है। हम इसको एक्वायर कर रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं इस ऊर्जा को। तो अब ये एक्वायर्ड ची, न्यूट्रिएंट ची कहाँ से मिलती है। तो अगर हमने अच्छा खाना पीना खाया है, तो वो अच्छे खाने पीने में से जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं, वहीं से न्यूट्रिएंट ची मिलती है। तो अगर हमने हेल्दी खाना ही नहीं खाया, तो हमारी इन ची या न्यूट्रिएंट ची है वो डेफिशिएंट रहेगी। सो इसलिए आपको अच्छा पानी पीना चाहिए, अच्छा एयर इनहेलेशन करना चाहिए। तो अच्छा एयर इनहेलेशन, सुबह ट्रैफिक कम होता है, इसलिए सुबह 3 से 5 पे उठने के लिए बोला कि उठो, प्राणायाम करो, उस टाइम पे पॉल्यूशन कम होगा, अच्छा आपको एयर इनहेलेशन होगा। सो आपने कैसा एयर इनहेल किया है, कैसी आपने क्विंची ली है, कैसी आपने गूची ली है, उससे आपका कैसे बैक्टीरियल ची बना है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका न्यूट्रिएंट ची जो है वो कैसा है। तो ये न्यूट्रिएंट ची हमको फूड एसेंस में से मिलता है, जो हमारे ब्लड में फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। और अगर हमारी यिंग ची या न्यूट्रिएंट ची जिसको हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको इसके लिए मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में जो है वो यिंग ची ही इसका नाम दिया गया है। तो आपको न्यूट्रिएंट ची से ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट ची जो है, जो न्यूट्रिएंट जिससे मिल रहा है, वो ची का नाम आपको यिंग ची याद रखना पड़ेगा। तो ये जो यिंग ची जो है, ये हमारे बॉडी में हमको कहाँ से मिलती है। जो फूड हम खा रहे हैं उससे मिलती है, जो पानी हम पी रहे हैं उससे मिलती है, जो हमने एयर इनहेलेशन किया उससे मिलती है। और ये जो न्यूट्रिएंट ची है, ये हमारे बॉडी में फ्लो होती है ब्लड वेसल्स में। और अगर ये ची हमारी हमको अच्छी नहीं मिल रही है, या एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट है, तो हमारे ब्लड जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, ब्लड हमारा डेड हो जाएगा, हमारे सेल्स को जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो वो ऊर्जा जो हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट देती है, उस ची का नाम है, उस ऊर्जा का नाम है यिंग ची। और अभी तक हमने क्या क्या ची देखी। हमने एक्वायर्ड ची में क्या देखा, सबसे पहले क्वीन ची देखा, फिर हमने गूची देखा, फिर हमने पेक्टोरियल ची देखा, फिर हमने वेची देखा, फिर हमने यिंग ची देखा। और ये सब ची मिलके जो है, जो हमारे आखिरी प्रकार की ची है जिंग ची और मेरिडियन ची, ये सब प्रकार की ची बनके ये ज़ेन ची या मेरिडियन ची बनती है। माने जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के जो लाइंस है, जो पाथवे है, इसमें जो फ्लो हो रही है, वो जो ची है वो मेरिडियन ची है या जिंग ची है। तो ये जितनी भी पहले हमने एक्वायर्ड ची के, जितनी भी हमने एक्वायर्ड ची प्लस जो हमारी प्राइमरी ची थी, जो हमारी यौन ची थी, ये सब कुछ मिलके ही मेरिडियन में फ्लो हो रही है। तो मेरिडियन में जो फ्लो हो रही है ची, इसमें एक्वायर्ड ची भी है, और इसमें जो हमारी पहले वाली ची थी, यौन ची थी, वो भी इसमें आती है।
So this chi flows through the network of meridian of the body. Acquired chi fills the chi tank. So it is very essential to have food and drink for yon chi, which is being utilized for day-to-day activity and the functioning of the viscera. So in absence of acquired chi, the yon chi will soon get exhausted. Also, it will be essential to have good air and food and drink. Zheng chi greatly influences the function of whole body. तो आपका जो ज़ेंग ची है ये आपके बॉडी के पूरे फंक्शंस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इसमें ये सारी एक्वायर्ड ची जितनी भी थी ये मिलके एक ची टैंक, जैसे कि हमारे घर में पानी आता है तो किसी टंकी से, मेन टंकी जो होती है वहां से जो पाइपलाइंस आती है, वो पाइपलाइन पहले किसी कॉलोनी में आती है, कोई सोसाइटी में आती है, और फिर सोसाइटी में से घर घर में वो पाइपलाइन जाती है, और वो घर घर में फिर नल खोलते हैं तो वो पानी आता है। उसी तरह से ये जो मेरिडियन ची है, ये ज़ेंग ची है, ये वो पानी की बड़ी टंकी है जहां से बाकी सब जगह पानी जा रहा है। सो इट इज लाइक अ ची टैंक, हम इसको बोल सकते हैं कि ये ची टैंक है ज़ेंग ची या मेरिडियन ची टैंक में से फिर जो अलग अलग मेरिडियन में जो ऊर्जा प्रवाह कर रही है इसको हम मेरिडियन ची बोलते हैं। तो ची में इसमें काफी सारे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं जो पूरे ची का हमने अभी देखा। उसमें पहले तो ची कितने प्रकार, ची के अलग अलग नाम क्या है, तो वाइटल फोर्स उसका नाम है, उसका नाम ची है, उसका नाम की है, उसका नाम प्राण ऊर्जा है। फिर अलग दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका यौन ची या प्राइमरी ची कहाँ स्टोर होती है, तो यौन ची या प्राइमरी ची या कंजेनाइटल ची जो हमारी है वो हमारी स्टोर होती है DU4 पे। इसका DU4 पॉइंट जो है इसका नाम मिंगमेन है। ये स्टोर होती है हमारे किडनी में, ये मिलती है हमको हमारे पेरेंट्स से। फिर हमारी दूसरी प्रकार की ची है जो हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर का हिंदी नाम नहीं आ रहा है मुझे अभी। एक्वायर्ड ची जो हम लेते हैं, बाहर से लेते हैं, दैट इज एक्वायर्ड ची, राइट। सो एक्वायर्ड का कोई हिंदी नाम कोई जानता है क्या एक्वायर्ड का? सो एक्वायर्ड ची में काफी टाइप की वैरायटीज हमने देखी। क्विंची देखी, जो क्विंची हमको एयर इनहेलेशन से मिलती है। गूची जो हम फूड एंड ड्रिंक लेते हैं उससे मिलती है। फैक्टोरियल ची या ज़ोंग ची वो ची है जो हमको क्विंची और गूची को दोनों को मिला के जो ची होती है वो हमारी फैक्टोरियल ची होती है। और क्विंची हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। ज़ोंग ची जो है वो हमारे लंग और हार्ट के लिए जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्विंची हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, ज़ोंग ची और फैक्टोरियल ची हमारे लंग और हार्ट को कंटिन्यूस फंक्शन के लिए काम करती है। वे ची हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करती है। और वे ची में जो है वो हमको एक्सोजेनस फैक्टर, एंडोजेनस फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, वायरसेस, बैक्टीरिया जिनको पैथोजन बोलते हैं उनसे रक्षण देती है। इसके 9 ओपनिंग है और स्किन को डिफेंड करती है। सबसे ज्यादा एक्सोजेनस फैक्टर जो बॉडी में एंटर करते हैं वो मुंह से, नाक से या स्किन से होते हैं। वेची ऑल्सो कवर्स एंड वार्म द सरफेस ऑफ मसल टेंडन। ये मसल टेंडन सबको गर्म रखती है, ब्लड वेसल्स को गर्म रखती है। इंची न्यूट्रिएंट ची है जिसको हम न्यूट्रिएंट हम सब समझते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट ची है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए और ब्लड के लिए स्पेशली। सो अगर अच्छा न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं खाया है, अगर न्यूट्रिएंट हमारे खाने में से हमको नहीं मिल रहा है तो ब्लड हमारा फंक्शन नहीं कर पाएगा। और जो फिर फाइनली मेरिडियन में जो ऊर्जा जो ची जो फ्लो करती है उसको हम मेरिडियन ची बोलते हैं। ठीक है, सो अभी टॉपिक चेंज हो रहा है। अभी तक जितना हमने किया है उसमें ऑलमोस्ट 8 मार्क्स आपको आ सकते हैं अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो, है ना। और मुझे लगता है कि मोस्टली सबको समझ आ गया होगा। और बार बार वीडियोस आपको तो ये इसका सेंड करने ही वाली हूँ मैं, तो बार बार देखते रहिएगा ताकि आपको याद हो जाए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज चुन या टीसन या कन। एक्वायर्ड ची का हिंदी में है अर्जित करने वाली ऊर्जा को एक्वायर्ड ची कहा जाता है। अर्जित करने वाली ऊर्जा को एक्वायर्ड ची बोलते हैं। हिंदी में एक्वायर्ड ची को अर्जित करने वाली ऊर्जा ऐसा बोलते हैं हिंदी में। अभी कोई भी चीज होता है तो उसका मेजरमेंट होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। जैसे कुछ चीज हम किलो में करते हैं, कुछ चीज हम डजन में लेते हैं। तो इस तरह से किसी ना किसी चीज का
जो होता है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है किसी भी चीज को मापने का। इसी तरह से यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एक्यू पॉइंट, who is this? Shubha requested for the previous slide, so this one. Yes, just 1 minute. I wanted to read the last line. Yeah, Zhengxi. Zhengxi Fine. influences the function of whole body because Thank it is flowing into the meridian ना। Zhengxi जो है वो meridian में flow कर रही है, Right, इसलिए right. Zhengxi जो है वो आपके पूरे बॉडी के फंक्शंस को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करेगी। एंड दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑल्सो कि कौन सी चीज है जो पूरे बॉडी के फंक्शन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो उसका आंसर भी आएगा मेरिडियन ची। ठीक है, सो अभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम कर रहे थे, तो हर चीज को नापने का एक मेजरमेंट होता है। उसी तरह से एक्यू पॉइंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसका नाम है चुन, कन या टीसन बोला जा सकता है। तो दिस कैन बी वन क्वेश्चन कि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है एक्यूपंक्चर का या एक्यूप्रेशर का, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नाम क्या है। तो उसका नाम चुन है, कन है या टीसन है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और फिर एक कन कितना होता है ये कैसे मेजर करना है, तो 1 कन इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द इंटरफेरेंशियल जॉइंट ऑफ द थंब। तो ये एक चुन है, ये थंब की ये जो पौड़ाई है, विड्थ है, यहाँ पे ब्रेथ है, सॉरी जो ब्रेथ है इसका जो टोटल है ये एक चुन होता है। एक अंगूठा का आपने ब्रेथ लिया तो वो एक चुन हुआ। देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कनोमीटर टू मेजर द सेम, जो इसके लिए कोनोमीटर करके जो है वो भी आता है, एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिससे आप चुन मेजर कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम ये चुन को या कन बोलो या टीसन बोलो, जब हम चुन मेजरमेंट करते हैं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ पेशेंट बॉडी, मतलब जिस पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो उसके अंगूठे का ब्रेथ जो है वो 1 चुन है, हमारा नहीं। अभी अगर आप 30 इयर्स के, 35 या 25 इयर्स के हो और आपके पास 3 साल का बच्चा ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहा है, तो आप अपने अंगूठे का नाप नहीं ले सकते हो, उसके लिए आपको उसके अंगूठे का माप लेना पड़ेगा। तो दिस इज एक चीज आपको ये याद रखनी है कि चुन मेजरमेंट इज इन टर्म्स ऑफ द पेशेंट्स बॉडी। चुन मेजरमेंट पेशेंट के बॉडी के हिसाब से होता है, तो पेशेंट के बॉडी का एक अंगूठा का जो ब्रेथ है दैट इज 1 चुन है। या तो फिर आपकी मिडल फिंगर का ये जो मिडल जॉइंट है, मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट है, इसका जो ब्रेथ है वो 1 चुन है। आप 1 चुन अंगूठे से भी ले सकते हो, या जो आपकी मिडल फिंगर है इसका मिडल जो ये एरिया है जो ये है उसका आप ले सकते हो, इंटरफेरेंशियल जॉइंट का 1 चुन आप ले सकते हो इसका। तो दोनों ही 1 चुन होता है। अगर 2 उंगली का मेजरमेंट लोगे तो 1.5 चुन है, अगर 4 उंगली लेते हो तो इसको 3 चुन कहा जाता है। 3 उंगली का ब्रेथ जो है वो 3 चुन है, 2 उंगली का ब्रेथ जो है वो 1.5 चुन है, अंगूठे का 1 चुन है, और मिडल फिंगर का मिडल हिस्से का जो है वो 1 चुन है। इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो चुनोमीटर है। सो चुनोमीटर के क्वेश्चंस में कई बार कई क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पूछा गया है। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो चुन मेजरमेंट करते हैं उसका नाम है चुनोमीटर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो चुन है। सो CUN हो सकता है कन, या CHUN चुन, या टीसन, सबका मतलब एक ही है। सो दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट के भी 1-2 क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे, तो 2 मार्क्स आपका, 2 से 4 मार्क्स इसमें आपके इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लोकेटिंग एक्यू पॉइंट, 1 चुन इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द इंटरफेरेंशियल जॉइंट ऑफ द थंब। अब यहाँ पर हमारा फोरहेड का जो विड्थ है वो 3 चुन है। सिर्फ फोरहेड अगर हम लेंगे तो 3 चुन है। फोरहेड डिस्टेंस बिटवीन 2 निप्पल, ये आपको सब याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 निप्पल 1 चुन है, और ये इजी है, ये मार्क्स खोने नहीं है। जो चुन मेजरमेंट है ना ये बहुत इजी है, इसके मार्क आपको खोने नहीं है बिल्कुल भी। और आपका तो चुन का ये जो हमारी फिंगर है ना, देखो इसका जो ब्रेथ है ये 1 चुन है, ठीक है। 2 फिंगर का जो है वो 1.5 है, 3 फिंगर का जो है वो 3 चुन है। तो जैसे अगर फोरहेड का 4 फिंगर्स का जो आपका है वो 3 चुन है, तो अगर फोरहेड का आपको टोटल मेजरमेंट पूछा है तो फोरहेड पे मैंने ये रखा तो कितना चुन हो गया, 3 चुन। ऐसे ही आपका एंटीरियर हेयरलाइन से पोस्टीरियर हेयरलाइन,
आगे की हेयरलाइन से पीछे की हेयरलाइन का। तो अगर आप इसको इस तरह से करोगे, मेजर करते रहोगे, तो ये 4 बार आएगा, तो ये हो गया 12 चून। एंटीरियर हेयरलाइन से पोस्टीरियर हेयरलाइन, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो आगे की हेयरलाइन से लेके पीछे की हेयरलाइन का 4 उंगली मतलब 3 चून हुआ, तो 1 2 3 और 4, तो ये 12 चून होगा। फिर हमारा जहां पर मॉड्यूला एब्लोंगेटा होता है, वहां से ये सर्वाइकल का C7 जहां पर आता है, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जो दैट इज हमारा 3 चून आएगा। ऐसे ही आपको सब चून मेजरमेंट है कि आपका दिस इज द एक्सिलरी फोल्ड, तो एक्सिलरी फोल्ड से हमारा एल्बो तक, तो एक्सिलरी फोल्ड से एल्बो तक हम करेंगे तो 1 2 3 9 चून आएगा। हमारे एल्बो से लेके व्रिस्ट क्रीज तक हम जाएंगे तो 12 चून आएगा। सो वापस से शेयर करती हूँ स्क्रीन। स्क्रीनशॉट में ले रही हूँ, लेकिन कौन सी चीज पे लो अभी ये बोल रही हूँ ना। हाँ ये तो कर लिया था ना। ये हाँ मैं जब से कर ही रही हूँ। ऐसा तो क्लिक कर रहे क्या? देखा नहीं मैं अंदर चल अपनी नहीं बात नहीं करें प्लीज। इस तरह से आपको चून का मेजरमेंट करना है। तो फोरहेड, जैसे मैंने आपको बताया था, फोरहेड विथ इज 3 चून, 3 उंगली 4 उंगली का वो है, इसलिए वो 3 चून हो गया। एक निप्पल से दूसरे निप्पल का टोटल जो मेजरमेंट है ये 8 चून है। ये आज आपका होमवर्क है कि चून मेजरमेंट आपको पक्का कर लेना है, क्योंकि जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे तो एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमको चून में मेजर करना है कि व्रिस्ट क्रीज से आप 2 चून जाओ, 4 चून जाओ, 8 चून जाओ। तो आपको चून मेजरमेंट इजीली याद होना चाहिए, तो ही आप किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट का लोकेशन ढूंढ सकते हो। तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा जाएगा कि ये वाला मतलब कितना चून, ये इतने चून पे ये पॉइंट का नंबर क्या है, तो आपको चून मेजरमेंट आना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 निपल्स 8 चून है। लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम टू द अम्बिलिकस, लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम, यहाँ पर आप स्क्रीन में देखोगे तो मेरा कर्सर जहां पर अभी है, दैट इज द लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम, जहां पर अभी मेरा कर्सर है। तो लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम जो आपका है वहां से, और अम्बिलिकस नाभि तक का जो एरिया है वहां पर जो है वो 8 चून है। अम्बिलिकस टू प्यूबिक सिम्फिसिस आपका नाभि से लेके और ये प्यूबिक बड़ा सिम्फिसिस ले जो है वो 5 चून है। काइंडली म्यूट एवरीवन। देखो अभी मैंने ये स्लाइड शो हटा दिया तो आप अच्छे से देख सकोगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा है लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम है। अपर एंड ऑफ द स्टर्नम, ये जो अपना ये गड्ढा जहाँ पर होता है नेक, जो ये नेक में यहाँ पे जो गड्ढा होता है, ये दिस इज द अपर एंड ऑफ द स्टर्नम यहाँ पे होता है। लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम मतलब कि ये डायफ्राम, जहाँ पर हमारी डायफ्राम लाइन है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, ये जो हमारा है ये लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम है। तो लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम से नाभि तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 8 चून है। और नाभि से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस, ये जो बोन है यहाँ पर आता है, इसका मेजरमेंट जो हमारा है वो 5 चून है। ये एक्सिलरी फोल्ड, अपना जो शोल्डर का है ना, एक्सिलरी फोल्ड जो है, एक्सिलरी फोल्ड यहाँ से लेके और एल्बो क्रीज तक, ये टोटल 9 चून है। और एल्बो क्रीज से लेके और व्रिस्ट क्रीज तक का टोटल जो मेजरमेंट है वो 12 चून है। ये मेजरमेंट आज आपको मैंने होमवर्क दिया है कि मेजरमेंट आपको याद करने हैं। अगर मेजरमेंट याद होगा तो ही आप किसी पॉइंट को जाके फाइंड कर पाओगे कि वो कहाँ पर है। फिर आपका 18 चून है यहाँ पर ग्रेटर टोकेंटर से थोड़ा नीचे लिया है, यहाँ से नहीं, ग्रेटर टोकेंटर से ही है। ये ग्रेटर टोकेंटर से लेके और इपिकैंडाइल ऑफ द फीमर यहाँ तक अगर हम जाते हैं, तो ये जो अपना हिप का एरिया यहाँ से और ये जो नी का एरिया यहाँ तक हम आ रहे हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ से जो हम ले रहे हैं इसको ग्रेटर टोकेंटर बोलते हैं। और इसका हिंदी नहीं आएगा, इसका ग्रेटर टोकेंटर का आपको या मराठी नहीं आएगा, ग्रेटर टोकेंटर को आपको ग्रेटर टोकेंटर ही याद करना पड़ेगा। और एपिकैंडल ऑफ द फीमर को एपिकैंडल ऑफ फीमर ही आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो 18 चून है। और अगर हम सेंटर ऑफ पटेला लेते हैं, ये जो नी की जो कैप है, नी कैप है, इसको हम पटेला बोलते हैं। तो अगर पटेला के सेंटर में हम लाएंगे तो 19 चून है। वापस से ग्रेटर ट्रोकेंटर से और एपिकैंडल ऑफ द फीमर तक मैं आती हूँ
तो आपका जो है वो 18 चुन है, लेकिन घुटने के सेंटर में आती हूँ मैं तो 1 चुन और बढ़ जाएगा, 19 चुन है। उसके बाद मेडियल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया, सो उसके बाद ये जो नी क्रीज के नीचे से लेके आप लेटरल मेलोलस तक आओगे तो आपका 13 चुन होगा, लेकिन सॉरी 16 चुन होगा। इन्होंने मेडियल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया से लिया है, मतलब नीचे से लिया है, टीबिया से लिया है, तो टीबिया से लेटरल मेलोलस जो है वो 13 चुन है। आप इन वर्ड्स को याद करो, मेडियल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया से लेके लेटरल मेलोलस तक 13 चुन। लेकिन अगर सेंटर ऑफ पटेला से लेते हैं, ये घुटने के सेंटर से लेते हैं और लेटरल मेलोलस तक लेते हैं। लेटरल मेलोलस मतलब बाहर का टखना जो होता है, वो टखने को कहा जाता है मेलोलस। तो बाहर जो टखना है वहां तक हम आते हैं तो 16 चुन। नी के सेंटर में से, सेंटर ऑफ द पटेला से और बाहर के टखने तक जाएंगे तो 16 चुन होगा। मेडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, ये घुटने के नीचे जो लंबी हड्डी हमको मिल रही है ना, वो टीबिया है, तो वहां से शुरू करते हैं तो 13 चुन है। और ग्रेटर टोकेंटर से लेके और सेंटर ऑफ पटेला तक 19 चुन है। आप ये पीछे सिर के पीछे इस एरिया में आप जा रहे हो तो ये 9 चुन है। आपके जो ये स्कैपुला, ये स्कैपुलर बोन है जो हमारा, ये जो हमारा शोल्डर का ये इस तरह का ये जो बोन है, इसको स्कैपुलर बोन कहा जाता है। तो स्कैपुला से अगर मिड लाइन तक आप जाते हो तो इसका मेजरमेंट 3 चुन है। स्कैपुलर बोन से मिडल लाइन का 3 चुन है। और यहाँ पर आगे भी अगर यहाँ से यहाँ तक आप जाते हो तो ये 9 चुन है। अब इसमें क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आपको पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ये आपका स्कैपुलर है, तो स्कैपुलर रीजन में लेफ्ट स्कैपुलर रीजन से राइट स्कैपुलर रीजन का अगर आपको पूछते हैं तो कैन समबडी आंसर मी व्हाट इज द मेजरमेंट? राइट स्कैपुलर से लेफ्ट स्कैपुलर कौन आंसर देगा? 6 कन। हाँ 6 चुन। तो अगर वेरी गुड, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको ट्विस्टेड भी पूछ रहे हैं कि स्कैपुलर रीजन से लेके और ये डीयू चैनल है ना यहाँ पर, तो डीयू चैनल तक का आपको पूछा, ये सेंटर ऑफ द स्पाइन का पूछा तो 3 चुन। लेकिन लेफ्ट स्कैपुलर रीजन से राइट स्कैपुलर रीजन का टोटल मेजरमेंट पूछा तो आपका 6 चुन आएगा। इसी तरह से यहाँ पर निप्पल टू निप्पल 1 चुन है, लेकिन आपको रेन मेरिडियन से, सीवी मेरिडियन से रेन का मेरिडियन, सॉरी सीवी मेरिडियन यानी रेन मेरिडियन से और ब्रेस्ट जो है उसका आपको अगर चुन मेजरमेंट पूछा तो कितना आएगा? 4। वेरी गुड। निप्पल टू निप्पल इज 8, लेकिन 8 सेंटर लाइन से पूछा, सीवी से पूछा, राइट, सीवी या रेन मेरिडियन से पूछा, ऑन द सेम साइड पूछा तो 4 चुन, ठीक है ना, सेम साइड पूछेंगे। तो इस तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, राइट। और ये तो सिंपल है कि आपका जो फोरहेड है दैट इज 3 चुन, एंटीरियर हेयरलाइन से पोस्टीरियर हेयरलाइन, आगे की जो बालों की रेखा है उससे पीछे की बालों की रेखा का टोटल मेजरमेंट 12 चुन है, और यहाँ पर ये आपका 3 चुन है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से यूनिट ऑफ मेजरमेंट कर लो, क्योंकि ये इजी और इसमें 4 मार्क्स होना अच्छी बात नहीं है, इसमें इजीली 4 मार्क्स आप लेके आ सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं सब लोग? मैम मुझे पूछना था। मैम हाँ, सो इसलिए ये 4 मार्क्स है, इसमें ये 4 मार्क आराम से आप लेके आ सकते हो, इसलिए इसको पूरा अच्छे से आप कर लो। ये 4 मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर ये याद हो गया तो आगे जो हम लोकेशन देखेंगे मेरिडियन के वो भी इजी। इसकी कॉपी देना ना हमको, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका ना, हाँ आपको सब कुछ मिलेगा, आप चिंता नहीं करो, लेकिन अभी जो ध्यान दोगे ना वो आपको फिक्स हो जाएगा। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो पीपीटी से मैं पढ़ा रही हूँ वो भी मिलेगा, सब कुछ दूंगी। सो अभी टाइम है अपने पास, तो ये और एक टॉपिक लेती हूँ। हेलो, हाँ जी, Can you explain the ये forehead जो वाला? क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे वो बताया जाएंगे क्या? हाँ, एक काम करते हैं, नया टॉपिक लेने से अच्छा अभी तक जो किया हमने उसके क्वेश्चंस में आपको करवा देंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन लगे, ठीक है। सही, तो मैं अनम्यूट कर दूं सबको। आपके पीछे कोई आवाज नहीं आ रहा होगा तो मैं अनम्यूट करती हूँ एक बार।
उधर वेव खोल देना किसी को। Can you explain of this 9 cone it is written? 9 जून आपका ये जो मस्टाइड प्रोसेस यहाँ से लेके और यहाँ तक का 9 जून। Okay, not the frontal. No, frontal. Yes, frontal. This is also 9 June. Right? Low or thick. This is Okay. also 9 June. Right? ये वाला आप लोग आवाज इसमें आ रहा है तो आप लोग अपने आप को म्यूट करो, जब आंसर देना है तब आप अनम्यूट। ठीक है? ओके। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको अभी जो इतना किया उसी में से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट एक्यूपंक्चर पॉइंट इज, आपका जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसा है? हाई है, लो है, मीडियम है? लो लो है। लो आपका लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम से लेके अम्बिलिकस तक, लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम से लेके नाभि तक का जो टोटल मेजरमेंट है चुन, वो कितना है? 8 जिसको नहीं आ रहा है टेंशन मत लो, वापस से जो मैंने किया है उसके नोट्स अगर आप लिख रहे हो तो वो नोट्स पढ़ना। आज का थोड़ा सा हमारा गणपति की वजह से फैमिली फंक्शन भी है, तो अगर मैं आज नहीं शाम तक कर पाई तो कल सुबह तक आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, तो रिकॉर्डिंग भी आप देखिए। ठीक है? देन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट आर, वापस से क्वेश्चन है कि एक्यूपंक्चर जो है पॉइंट उनके बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? लो इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन पहले पूरे सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सेकंड ऑप्शन चेंज ऑफ रेजोनेंस, थर्ड इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन, फोर्थ ऑल ऑफ देम। all of them ऑल ऑफ all of them। ओके, क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ जो क्वेश्चन भी लिख रहे हैं उनके लिए। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट आर लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ रेजोनेंस, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो इसमें सभी होता है इसलिए ऑल ऑफ देम आया है। अच्छा, यहाँ पर जब हमने लियो कनेक्टिंग चैनल्स की मैंने आपको बात किया था कि जब आपका टोटल हाउ मेनी प्राइमरी मेरिडियन कितने हैं अपने? 12 है, 12 और है। ऐसे लियो 12 है। कनेक्टिंग है, that is 27. 27। ठीक है? And 2 individual. हाँ, 2 अनपेड है, तो अगर विद लियो और रैन पूछा है तो 14 है, और ओनली लियो कनेक्टिंग मेरिडियन पूछा है वो हमने उस टाइम पे बात नहीं की जब हम कर रहे थे उसको। अगर ओनली लियो कनेक्टिंग पॉइंट पूछा है तो 15 है। अगर ओनली लियो कनेक्टिंग चैनल्स पूछा है, टोटल अगेन आई विल रिपीट, तो वहीं पे जहाँ पे आपने मेरिडियन का लिखा है वहीं पे लिख लो। टोटल हमारे प्राइमरी मेरिडियन 12 है, विद डीयू एंड रैन जो है उसके साथ हमारे प्राइमरी मेरिडियन 14 हो जाते हैं। टोटल विद लियो कनेक्टिंग जो है वो 27 है, एंड ओनली लियो कनेक्टिंग चैनल्स जो है वो 15 है। ठीक है? मैम लियो और ओनली लियो इज 15। 15 या कुछ कॉमन मेरिडियन भी है इसलिए हाँ जी, कॉमन मेरिडियन भी है इसलिए 27 में से 15 तो लियो है। हाँ, तो लियो और जो लियो, मेन मेरिडियन, डीयू, सीवी, एक्स्ट्रा मेरिडियन सब मिलके 27 होता है। 27, तो हाँ 14 प्लस 15 29 होता है ना मैडम? हाँ 14 मेरिडियन है प्राइमरी और डीयू और रेन ओके 14 होती है, हाँ और 15 लियो मेरिडियन है, तो 15 प्लस 14 इज इक्वल 29 होता है, 29 मेरिडियन। हाँ। इसमें एक कौन सा कॉमन है वो देख के मैं कल बताती हूँ। एक जो वेसल मेरिडियन होगा ना, बेल्ट वेसल या ऐसा होगा, वो कॉमन में लिया होगा, लेकिन आपका आंसर जो आप करोगे वो यही करोगे। ओके ओके, टोटल 27 करोगे, प्राइमरी मेरिडियन 12 करोगे, विथ सीवी एंड जीवी है तो आप उसको 14 करोगे। फिर ओके। पाथवे ऑफ फ्लो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। आज का मैम किसी का बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में
हाँ, somebody is हाँ there. आवाज बहुत आ रहा है, जो आंसर करेंगे ना वो वो लोग है ना अपने आप को अनम्यूट करे, अदरवाइज म्यूट रहने दीजिए। हाँ, बाकी सब म्यूट करिए, जिसको आंसर देना है वो उसी टाइम पे आप अपने आप को अनम्यूट करिए, ठीक है। आई गिव यू टाइम। मेरिडियन और पाथ, 10 मिनट है। मेरिडियन और पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ, 4 ऑप्शन। मेरिडियन जो है पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ किस चीज का है? डेची का, ब्लड का, लिम्फ का या ची का? ची मैम। ठीक है, Chi. Chi. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pathway of chi. हाँ, ची। राइट आंसर इज ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्यूपंक्चर वी ट्रीट सिस्टम टू ट्रीट अ नर्व, या डर्माटोन को ट्रीट करते हैं हम, या लिम्फ डिटॉक्सिफाई करते हैं, या चैनल्स को ट्रीट करते हैं? किसको ट्रीट करते हैं? चैनल्स। Channels. ओके। channels. टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू मस्टॉइड प्रोसेस, टोटल डिस्टेंस मस्टॉइड प्रोसेस, ये जो हमारा है ये मस्टॉइड 9 जून। 9, वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ये तो अभी नहीं किया है। Sorry मैम, डिस्टेंस, आपने sorry मैम, can you repeat? आपने previous क्या बोला था? it is total distance between two mastoid process. What is mastoid process? वही मैंने बताया, ये जो बोन है ना आपका, ये जो एरिया है that is the mastoid process. Okay. तो इसका मेजरमेंट 9 चून है, जैसे ये वाला 9 चून है ना, ऐसा Okay. यहाँ पर भी ये 9 चून है। Back side से. हाँ, बैक साइड। तो ये मस्टर्ड हड्डी है, ये जो हड्डी है ना आपका यहाँ पर, Okay. Okay. मस्टर्ड प्रोसेस। So front and back same है. हाँ, फ्रंट एंड बैक सेम है। Ma'am, please spell mastoid channel. MASTOID, mastoid process. It is called as mastoid process. MASTOID. So distance between two mastoid processes 9 joule. 9। Then distance between two nipples कितना है? 8. 8 जून। 8. 8 joule. Distance from the acromion to the elbow crease. That is 9 जून। It's 9 9 जून। जून। It is 9 joule. Okay. अभी ये क्वेश्चन, It is from the axial fold to the हाँ, सो एक्रोमिनियम से भी करेंगे तो भी 9 चून ही आएगा ना? नो, इट विल इंक्रीज, यस it will increase मैम। 3 को मेरे ख्याल से इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होगा, 3 चून इंक्रीज होगा। Yes, आपका ma'am. फोल्ड से जो है It is- एक्सिलरी फोल्ड से एल्बो जो है वो 9 चून है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ प्राइमरी मेरिडियंस आर, पहला ऑप्शन आपका है 13 पैड 2 अनपैड, सेकेंड ऑप्शन है 12 पैड 3 अनपैड, फोर्थ है 12 पैड 6 अनपैड, या फिर 12 पैड एंड 2 अनपैड। 12 pad and 2 And 2 and 4 Last one. Last one. Okay. Next, channel helps to, first option, harmonize the body function. Second, re-establish the body balance. Heal the body by maintaining homeostasis. या all. all। All. कुछ लोगों को थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं करो, आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखोगे तब भी रजिस्टर हो जाएगा और आपको, और फिर ये आ जाएगा। नथिंग टू वरी। जो लोग अभी आंसर नहीं दे रहे हैं वो टेंशन में नहीं आए। नंबर ऑफ प्राइमरी एंड लियो मेरिडियंस आर 27. 27। तो ऑप्शन 27. से पहले आंसर आ गया, अच्छी बात है। The vital force in the body which burns as a fuel throughout the life is called as, वो vital force जो हमारे बॉडी में एज अ ऊर्जा पूरी लाइफ में फ्लो वो करता है, बर्न करता है, वो क्या है? डेची है, फायर है, ची है, या फायर एलिमेंट है? ची। अभी तो सब लोग बहुत वो है, बिना ऑप्शन के आंसर आते हैं। गुड। अच्छा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द एल्बो एंड द wrist प्लीज। 12. 12 जून। 12 June. Then energy in acupuncture according to Indian philosophy, Dechi, Chi, Karma, या प्राणा। Prana.
distance between the greater trochanter to the knee crease. That is 13. 19 कोण 13. No, greater trochanter से लेके और knee crease तक 19 to 16. 18. 18. 16. 18 है 19 is correct. Knee crease 19 कोण popliteal crease तक आगे आगे का पटेला के सेंटर तक जाना है knee crease तक. 19. 19 करेक्ट है. किसने दिया था 19 जो आंसर? सतवंत का Number of ion channels in the body are Sorry, ma'am. 6. हाँ 6, 9, 5, 7. 6 आंसर दे दिया विदाउट ऑप्शन. गुड. Okay. The unit of measurement of human body Sure. क्या good है? 85 or 87 something, right? Pardon? नहीं. The unit of measurement पूछ रही हूँ. Unit of Chun. measurement. Chronometer. chronometer I have too much of disturbance. हाँ too much. हाँ वो लोग बंद कर दीजिए जहाँ जिनके ऑन है अभी. यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो चुन है. और एक चीज वहां पर हमने मिस की, जहाँ पे हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा था वहां पे आप नोट्स में लिख लीजिए कि टोटल बॉडी का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो 75 कोण हाँ 75 चुन होगा. वो भी कहीं कहीं से पूछा गया है. तो यू कैन राइट देयर दैट टोटल मेजरमेंट ऑफ द फुल बॉडी अगर पूछा गया है तो 75 चुन रहेगा. टोटल नंबर ऑफ इन चैनल्स इन द बॉडी कितना है? 6. in 6 मैम हाँ जी. 6 pair. कन बोलते हैं क्या चुन बोलते हैं? कन भी है, CUN चुन एंड टीसन. ऑल उसको किसी भी All नाम correct. ओके मैम थैंक यू. Okay, channel give diagnostic information about. Option 1 is nature of disease. Second, where it is located in the body. Change in color along the channel या all. मेरे ख्याल से second Madam, आएगा. third. Can Third we क्या all? बोला सर ने? What was the question? जो चैनल है हमारी बॉडी में वो डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन हमको किस चीज का देते हैं? नेचर ऑफ डिजीज का देते हैं या वेयर इट इज लोकेटेड इन द बॉडी देते हैं? Where it is located in the body. ऑल No ma'am, all. along the channel. all सब चीज का इंफॉर्मेशन देता है चैनल. ठीक है. So channel will give all the information of diagnostic like nature of disease, where it is located in the body, change in color along the channel. ये सारी चीजें का इंफॉर्मेशन देता है. डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो कई बार कोई चैनल में ऐसा हमको एक वो भी दिखता है कि एक डिफरेंट कलर, ब्राउन कलर या ऐसा. मेरे पास एक आध पिक भी होगा, मैं कल आपको शेयर करूंगी कि वो पूरा चैनल किसी का अगर एक स्प्लीन चैनल का मेरे पास किसी का होगा तो वो स्प्लीन में उनका प्रॉब्लम है तो वो पूरा चैनल का डिस्कलरेशन है. वो पूरा स्प्लीन चैनल जो है उसमें तो वो उसका स्किन कलर फेयर है लेकिन वो थोड़ा सा उसका शेड डाउन आता है. तो वो चेंज इन कलर जो है वो भी आपको इंफॉर्मेशन देता है कि इस चैनल में प्रॉब्लम हो सकता है. मैम एक क्वेश्चन है. किसी का बॉडी में जब भी जस्ट प्रेस करेगा तो सर्टेन बॉडी पार्ट्स पॉइंट नॉट से और पेनफुल है पॉइंट. व्हाट इज दैट? पेनफुल है, सोरनेस है तो उसका दैट पॉइंट में प्रॉब्लम है ही ना फिर. हाँ. सो व्हाट इज दैट? अगर पेन है अभी वो नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया नहीं ना. अगर वो पॉइंट में प्रेस कर रहे हैं जो पेनफुल पॉइंट है अभी वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. अगर पेनफुल पॉइंट अगर हमारा है और प्रेस करने से पेशेंट को अच्छा लगता है तो वो पेशेंट का जो है इट इज डेफिशिएंसी है. यू हैव टू टोनिफाई. वो कल का टॉपिक है टोनिफिकेशन सेडेशन का अपना. और अगर वो पॉइंट जो पेनफुल है उसको पेशेंट बोलेगा हाथ ही मत लगाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, टच मत करो, है ना. तो दैट इज ऑफ एनर्जी एंड यू हैव टू डू सेडेशन. मींस नॉर्मल में कुछ पेन नहीं है बट व्हेन सर्च करके डेप्थ में प्रेस करेगा तो तभी पेन है. हाँ तो दैट मींस कि वो पॉइंट में आइदर इट इज एक्सेस और डेफिशिएंट ऑफ दैट मेरिडियन. ओके ठीक है ना. थैंक यू. या तो वो कल का टॉपिक है अपना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चून इज अ मेजरमेंट ऑफ. ऑप्शन आर ब्रेथ ऑफ द थंब, ब्रेथ ऑफ टो, ब्रेथ ऑफ रिंग फिंगर या ब्रेथ ऑफ इंडेक्स फिंगर. Breath of thumb. index breath of thumb नहीं. अगर दूसरा यहाँ पर ऑप्शन होता मिडल फिंगर का, मिडल फिंगर का मिडल एरिया रहता
तो अपन वो नेक्स्ट में ले सकते थे, इंडेक्स फिंगर का नहीं करते हैं अपन। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर चुन इज चुनोमीटर। Chronometer. Good. Total length between the front and the back hairline. 12 kun. 12. अच्छा, front and back 12. हाँ, front and back is answer is 12 kun. 12. तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, आगे आप लोगों को। टोटल लेंथ बिटवीन द बैक हेयरलाइन एंड C7 वर्टिब्रा। That is 3 kun, 4 fingers. 3 चुन, बैक हेयरलाइन से लेके C7 तक का कितना है? 3 चुन। 3 chun. टोटल लेंथ बिटवीन 2 निपल 8 kun. 8 chun. 8 chun. Total distance between the supraclavicular fossa to the lower end of the sternum. That is 8 एक मिनट, आप 8 chun. 8. 8 chun. Supraclavicular Oh. fossa to Always a difference of 1 chun. Most of you will get 8 chun, but that is 9 chun because we are measuring from this point to the lower sternum. end. To the Of the lower end sternum. of the sternum, यहाँ तक। stomach. Okay. इसके बाद से लेके यहाँ तक जब हम करेंगे तो then that is total 9 chun. 9 chun. Okay. So you can write this if you want to write that the total distance between the supraclavicular fossa. Supraclavicular fossa यहाँ पर ब्रैकेट या तो रेन 22 भी पूछ सकते हैं। रेन 22 से लेके लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम का टोटल मेजरमेंट कितना है। क्वेश्चन दो टाइप का हो सकता है, या तो वो मेरिडियन पॉइंट से पूछ सकते हैं कि रेन 22 से लेके और लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम है वहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो भी 9 चुन आएगा। या क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सुप्राक्लेविकुलर फोसा से लेके लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम आएगा तो भी 9 चुन आएगा। ठीक है। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द मेडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये हमने किया। मेडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला का टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 chun. टोटल डिस्टेंस 8. Total that is 8. टोटल 6 होगा ना, 6 और ऐसे 3 चुन आएगा। हाँ, एक तरफ का करेंगे तो 3 चुन आएगा, टोटल डिस्टेंस करेंगे तो 6 Total 6. टोटल डिस्टेंस बिटवीन एक्रोमियम टू द एल्बो, Elbow to wrist, you said? नहीं Sorry. Ma'am, repeat the question, please. फ्रॉम वो हमने ऑलरेडी कर लिया उसको, वहीं से एक्सल क्रीज से एल्बो क्रीज। It's 9. No, it's 9 kun. 9. अच्छा, C7 से लेके और एक्रोमिनियम तक का कितना है? C7 से लेके एक्रोमिनियम तक का। T7 से लेके हाँ, रेयर क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। C7 से एक्रोमिनियम तक। is it 8 kun? 12. It is not, yeah, it is 8 kun. Yeah. 8 chun. आपका Yes. C7 आप खुद करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। Yes, 8. Reshma, can you write and tell us the spellings and everything and the this thing, so that would be easy to understand also. Yeah. Sarita will write in the chat box. That is acrominium, right? C7 to acrominium. Acrominium shoulder का जो ये crease है ना, that is the acrominium. तो आपको C7 से यहाँ तक का आपको पूरा वो चुन मेजरमेंट करोगे तो 8 चुन आएगा आपको। राइट, चैट बॉक्स में लिख दे रही है सरिता मैम। मैम एक्रोमिनियम बोलेगा तो शोल्डर जॉइंट है मैम। हाँ, ओके, वहां तक 8 चुन आएगा। Please mute, use mute. Can you send it on WhatsApp like the whole this? Yeah, we will try, लेकिन it will take time, okay? 2-3 days. Yeah, no issues. But we will try to figure out जितना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 days में ही करना है। जो हमको 8 days का जो हम लेके चले वो तो करना है। इसके अलावा भी आपको काफी सारी चीजें WhatsApp पे भेजते रहेंगे, and you can ask questions also on WhatsApp, not an issue, right? Then total length between knee crease to the lateral malleolus. From knee crease to lateral malleolus. 16 kun. 18? No. 16 kun. Yes, 16 June is the correct answer. आपके knee Please mute, use. या प्लीज किसका म्यूट नहीं है? संतोष जी का I think.
ओके हो गया. So chun measurement already all question we have done. तो इसमें 2 marks तो आपके पक्के आ गए. Almost all questions of the chun measurement. Okay. I'll check if we have some more questions before winding up the class today. मैम जो ग्रुप में एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो डाला है, जो 5 पेजेस का है, जो अलेक्जेंडर ने डाला था, एलिजिबिलिटी टेस्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर है. इज इट ऐसा ही आता है सर? हाँ, एमसीक्यूज वैसे ही आएगा. English one Marathi.